मुंबई की चौल से दुबई के महलों तक दाऊद इब्राहिम की कहानी। दोस्तों, जब भी हम किसी क्रिमिनल की बात करते हैं तो उसके अंजाम दिए गए हादसों और उसके हाथों मारे गए लोगों की बात करते हैं। उसके पीछे की छिपी कहानियों के बारे में हमें जानकारी सिर्फ किताबों या फिल्मों से ही मिल पाती है। लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें न सिर्फ एक डॉन के कारनामों की बात होगी, बल्कि उसके पीछे के कारणों की भी होगी। न सिर्फ एक खूंखार दरिंदे की गाथा सुनाई जाएगी, बल्कि एक बेटे की, एक भाई की और एक दोस्त की भी बात होगी। आज हम सुनेंगे कहानी दुनिया के सबसे बदनाम गुंडे की। एक ऐसा गुंडा जिसने शहर की गंदगी में जन्म लिया मगर पूरी दुनिया पर राज किया। एक ऐसा गैंगस्टर जो अपने से पहले आए सभी चोरों से अलग था। एक ऐसा जल्लाद जिसने बदला लेने के लिए शहर का शहर जला दिया। और एक ऐसा टेररिस्ट जिसने न सिर्फ इंडिया में बल्कि अमेरिका तक में दहशत फैलाई। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे दाऊद की, डोंगरी का सबसे नालायक लड़का। आखिर कौन है दाऊद? सिर्फ एक स्मगलर या फिर एक टेररिस्ट? शायद नहीं। दाऊद एक आम लड़का ही तो था। उसने भी सपनों के शहर मुंबई को अपना दिल दिया था। उसने भी मेरे और आपकी तरह फिल्मों से और क्रिकेट से प्यार किया था। उसका भी एक परिवार था, दोस्त थे। पर उसकी जिंदगी ने कुछ ऐसे मोड़ लिए कि आज भी हम उसके नाम को दबी जुबान में लेते हैं। आज भी दुनिया भर की सरकारें उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं। और आज भी जब कहीं कोई क्रिकेट मैच में एक आसान सा कैच छोड़ा जाता है तो हम बोल उठते हैं, जरूर दाऊद ने मैच फिक्स करवाया होगा। आज के सोशल मीडिया दौर में भी आंखों से ओझल रहने के बावजूद उसकी परछाई ड्रग्स, टेररिज्म, सेक्स ट्रेड और स्मगलिंग सभी काले धंधों पर दिखाई पड़ती है। पर सबसे पहला सवाल तो यही किया जाता है कि आखिर दाऊद है कहां? कोई कहता है कि वो पाकिस्तान में है, कोई कहता है कि दुबई में है, कोई मानता है कि वो सऊदी में पनाह लिए हुए है, और कुछ तो ये भी कहने लगे हैं कि वो अब है ही नहीं, मर चुका है। मगर एक बात तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि वो जहां कहीं भी हो, उसकी जिंदगी का एक एक पहलू, उसकी एक एक कड़ी, उसका किया हुआ हर एक गुनाह और उसकी सोची हुई हर एक साजिश आज भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी कि उस जमाने में हुआ करती थी। दाऊद ने जैसे अपने गोरख धंधे में दिमाग लगाया है, शायद ही किसी और डॉन ने लगाया हो। चाहे वो स्मगलिंग के नए तरीके हों या पुलिस से बचने के पैतरे हों, चाहे वो बदला लेने की लंबी प्लानिंग हो या दोस्ती निभाने की मिसाल, दाऊद हर बात पर औरों से आगे ही रहा है। शायद यही वजह है कि दुनिया के मोस्ट वांटेड मैन होने के बावजूद भी वो अपने सालों की कमाई हुई दौलत पर आज भी अय्याशी कर रहा है। उसके घर न जाने किस किस शहर में है। उसके आने जाने पर तो रोक टोक है, मगर कहते हैं कि वो आज भी हर जगह पहुंच ही जाता है। समंदर का बादशाह जो है अपने स्मगलिंग के दिनों से। उसके काम तो अब रिमोट कंट्रोल से चलते हैं और उसकी जेबें आज भी भरते हैं। अनुमान है कि वो $6 बिलियन का मालिक है, किसी भी छोटे देश के पूरे रेवेन्यू से कहीं ज्यादा। खबर तो यह भी थी कि सन 2000 में जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मदद की जरूरत थी तो दाऊद ने अपनी कुछ शर्तों को आगे रखा और पूरे देश को डूबने से बचा लिया। और यह कैसे ना हो जब दुनिया के हर बुरे काम में उसको आज भी हिस्सा मिलता है। वो आज भी सरकारें गिराने की पावर रखता है और आज भी उसे पकड़ने के लिए उसके सर पर इनाम है। किसी बड़े मुजरिम को पकड़ने के लिए घोषित किया हुआ सबसे बड़ा इनाम 25 लाख रुपए का इनाम। चाहे अदालतें दाऊद को सजा ना दे पाए, मगर उसके कुकर्मों का फल तो उसे जरूर मिलेगा। 1993 के मुंबई ब्लास्ट में उसने 257 लोग मारे और हजारों घायल किए। 26/11 के हुए हमले में भी उसका हाथ साफ दिखाई देता है। कारगिल और कई छोटी मुठभेड़ों में भी पाकिस्तान के साथ उसकी सहमति रही है। यहां तक कि 2001 में हुए ट्विन टावर्स के आतंकवादी हमलों में भी उसने तालिबान का साथ दिया था। ये सभी अपराध माफ नहीं किए जा सकते। ये सभी मौतें उसके हाथ लाल करती हैं। और आज नहीं तो कल, इस नहीं तो दूसरी दुनिया में इंसाफ तो जरूर होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं दाऊद की जिंदगी में। उसके डोंगरी में बीते बचपन से होते हुए हम उसके दुबई फरार होने तक के सफर पर रोशनी डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक बड़े शहर की छोटी सी बस्ती का आम सा लड़का कैसे एक जल्लाद बन गया। कौन बनाता है एक शहर, कौन देता है उसे एक यूनिक पहचान,
उस शहर में रहने वाले लोग और बाहर से आकर उसे अपना बनाकर उसमें बसने वाले लोग। मुंबई शहर एक ऐतिहासिक शहर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंबई एक शहर था ही नहीं। मुंबई दरअसल 7 छोटे छोटे टापू थे, 7 अलग अलग आइलैंड्स। अंग्रेजों ने यहां आकर इसका नक्शा ही बदल दिया। आबादी बढ़ी, अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी पकड़ मजबूत की और ये 7 आइलैंड्स जोड़े जाने लगे। रेलवे लाइंस का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे ही ट्रेनों ने अपनी रफ्तार पकड़ी, वैसे ही मुंबई में कारोबार और व्यवसाय ने भी अपनी धाक जमाई। यहाँ हर तरीके का काम होने लगा, पैसा आने लगा और इस सब के साथ साथ आने लगे भारत के हर कोने से लोग। यूपी से किसान आए तो कराची से बनिए, बंगाल से कलाकार आए तो आंध्रा से सुनार। सबने अपनी अपनी जगह बनानी चाहिए इस बढ़ते हुए शहर में, क्योंकि मुंबई एक पोर्ट भी है। विदेशी यातायात, पर्यटक और आयात निर्यात ने भी अपना सिक्का जमा लिया। पुलिस प्रबंध बढ़ने लगा क्योंकि व्यापारिक झगड़े बढ़ने लगे और इस सारी गुत्थम गुत्थी के बीच कई छोटे बड़े गुंडों ने अपना नाम बनाया। वरदराजन, हाजी मस्तान और करीम लाला, ये नाम किसी जमाने में मुंबई में दबी जबान में लिए जाते थे। इनसे न सिर्फ आम जनता बल्कि पुलिस, प्रशासन और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी खौफ खाती थी। शायद ये मानना सही होगा कि कुछ हद तक ये सभी बड़े डॉन मुंबई के लोगों के मसीहा थे। गरीबी वायरल इन्फेक्शन की तरह फैले जा रही थी और ये सभी डॉन शायद रॉबिन हुड की तरह देखे जाते थे, जो कि अमीरों को लूटकर न केवल अपनी जेबें बल्कि कुछ गरीब समुदायों की भी मदद किया करते थे। इन सभी ने मुंबई को बड़े पर्दे पर भी मशहूर किया। इनके जीवन पर कई फिल्में बनी हैं और आज तक लेखकों और फिल्म निर्माताओं का रुझान मुंबई के चुनिंदा डॉन्स की तरफ हमेशा ही रहता है। इस लिस्ट में मैंने दाऊद का नाम नहीं लिया है। ये दाऊद के बुजुर्ग थे, उससे पहले आए थे। इनके सामने दाऊद बस एक कल का आया छोकरा भर था। इनका दबदबा दाऊद के डॉन बनने से पहले कम होता गया और दाऊद ने इसी मौके का फायदा उठाकर मुंबई में अपना सिक्का जमा लिया। पर हम आज की इस कहानी में आगे जंप कर गए हैं। दाऊद के डोंगरी से दुबई तक के सफर को पूरी तरह समझने के लिए हमें उसके सभी बापों के बारे में जानना होगा। मुंबई के उन दिनों के हालात को समझना होगा और बिना किसी डर के खून और आतंक की कहानियां सुननी होंगी। वरदराजन तमिलनाडु से आया था। उसके पास कुछ नहीं था, सड़क पर रहता था, प्लेटफॉर्म पर सोता था, कुली का काम करता था, क्योंकि और कुछ करने की काबिलियत नहीं थी उसमें। छोटी मोटी चोरी भी साथ ही साथ शुरू कर दी। कहते हैं कि मुंबई सपनों का शहर है, तो वरदराजन ने भी सपने देखना शुरू कर दिए। उसे अब बड़ा बनना था, पैसा कमाना था और जो धिक्कार बचपन से उसने सही थी, उसे पलटने के लिए समाज में रुतबा भी चाहिए था। रेलवे ट्रैक से कहीं ज्यादा मुनाफा डॉक्स पर था। मुंबई में समुद्र से ही सब कुछ आता है, ठंडी हवा, आतंकवाद और पैसा भी। वरदराजन ने डॉक्स का सामान चोरी करना शुरू किया। हर गुंडे को राज करने के लिए एक गिरोह की जरूरत होती है। उस गिरोह को जमा करने के लिए नौजवान लड़कों की जरूरत होती है। तो वरदराजन ने भी अपने ही समुदाय के तमिल लड़कों को अपने साथ जोड़ा और अपना काम बढ़ाना शुरू कर दिया। धारावी में उसका सिक्का चलने लगा। उसका नाम लेकर लोगों के अधूरे काम बनने लगे और वरदराजन एक कुली से वर्धा भाई बन गया। मुंबई का राजा बनने के सफर में वो अकेला नहीं था। उसके सामने एक और बड़ा खिलाड़ी था, मस्तान मिर्जा। मस्तान मिर्जा उर्फ सुल्तान मिर्जा उर्फ हाजी मस्तान। ये नाम आपने शायद पहले भी सुना। गलत मत समझिए दोस्तों, इसलिए नहीं कि आप माफिया डॉन्स के करीबी रिश्ते वाले हैं, मगर इसलिए कि ये नाम हिंदी फिल्मों ने बहुत मशहूर किया है। दीवार फिल्म में अमिताभ का किरदार, दीवार की तमिल रीमेक में रजनीकांत का किरदार और वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में अजय देवगन का किरदार, ये सभी हाजी मस्तान पर बेस्ड है। अब क्या किया जाए, इस डॉन की कहानी है ही इतनी दिलचस्प। हाजी मस्तान भी तमिलनाडु से आया था। वो भी अपने पिता के साथ ही आया था और उसने भी मुंबई पर राज करने का सपना देखा था, जो कि किसी हद तक पूरा भी हुआ। डॉक्स पर काम करते हुए मस्तान को यह अंदाजा हो गया था कि यहाँ ही सबसे ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। उसकी परवरिश भी कुछ इसी तरह हुई थी कि वो सभी को जोड़कर काम करने में विश्वास रखता था। मस्तान के गिरोह में सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे, बहुत से हिंदू भी थे। उसकी दोस्ती भी सिर्फ अपने साथी डॉन वरदराजन से ही नहीं थी, बल्कि उस जमाने के सभी बड़े पुलिस अफसरों और नेताओं से भी थी। मस्तान ने जब सफलता की सीढ़ी चढ़नी शुरू की तो मुंबई में फिल्मी सितारों का बोलबाला था। हर एक बड़ा स्टार मस्तान को जानता था।
मस्तान भी ये बात समझता था कि ये डॉन का कारोबार सारी उम्र का धंधा नहीं है, इसलिए उसने फिल्मों में पैसा लगाना शुरू किया। डोंगरी, सियोन और मतुंगा में कई मार्केटों में मस्तान ने दुकानें खरीदी और युवा पीढ़ी को काम पे लगा दिया। वो शौकीन तो था, उसने अपने लिए मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में बंगले भी खरीदे। मर्सिडीज से कम किसी गाड़ी में वो आता जाता नहीं था और कपड़े एकदम जगमग सफेद पहनता था। स्मगलिंग के काम को आगे बढ़ने के लिए उसने गुजरात के डॉन से भी हाथ मिलाया। वर्धा तो उसके साथ था ही, मगर एक और गैंग को मस्तान ने पनाह दी और वो गैंग था बॉडी बिल्डरों का गैंग। वो थी मुंबई की मसल पावर और वही था जिसको मस्तान ने अपने साथ लेकर पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड को एक छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। वो गैंग था पठान गैंग और उस गैंग का लीडर था करीम लाला। करीम लाला हमेशा से लाला नहीं था, वो अफगानी पठान था, अब्दुल करीम शेर खान। बेहतर कल की तलाश में वो भी अपने परिवार के साथ छोटेपन में ही मुंबई आ गया था। उसकी भी डॉक्स पर मजदूरी करते ही शुरुआत हुई, पर जल्द ही करीम लाला मुंबई के बाकी पठानों के साथ भिंडी बाजार में उठने बैठने लगा। पठानों का काम लेनदारी का था। वो गुजराती और मारवाड़ी लालाओं के लिए रिकवरी एजेंट्स का काम करता था। क्यों? क्योंकि वो पश्तून थे, पहाड़ी पठान। लंबे चौड़े और भारी आवाज वाले इन पठानों को बड़ी शातिरता से इस्तेमाल में लाया मुंबई शहर। जहां कोई फ्लैट खाली करवाना हो या फिर किसी रईस बिजनेसमैन को धमकाना हो, पठान गैंग को काम सौंपा जाता था। करीम लाला धीरे धीरे पठान गैंग का लीडर बन गया। उसने अपने कामों में किडनैपिंग, जुआ, सट्टेबाजी और सुपारी लेकर मर्डर करना भी शामिल कर दिया। हालांकि मुंबई में वो अकेला ऐसा गैंग चलाने वाला नहीं था, पर जैसे ही उसने वर्दा भाई और हाजी मस्तान से हाथ मिलाया, वो मुंबई के खौफ का बेताज बादशाह बन गया। दाऊद इन तीनों और ऐसे कई छोटे डॉन्स को देखते हुए बड़ा हुआ। उसका वास्ता इन तीनों से पड़ा, मगर जहां ये पुरानी पीढ़ी के लोग हाथ मिलाकर काम करने में विश्वास रखते थे, वहीं दाऊद और उसकी डी कंपनी सिर्फ अपना दबदबा जमाना चाहते थे। कहते हैं कि चोरों में सबसे ज्यादा ईमान होता है। अगर पढ़े लिखे नेताओं और बिजनेसमैन की तुलना में देखा जाए तो ये बात सच भी है, मगर दाऊद ने गैंगस्टर होने की परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया। उसे जो चाहिए था वो हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसे पैसा तो चाहिए था, मगर उसके साथ साथ उसे दुश्मनों से बदला भी लेना था। मस्तान की तरह वो इज्जत का भूखा भी था। करीम लाला की तरह पुराना चावल भी बनना चाहता था और वर्धा भाई की तरह अपनी कौम के हक में काम भी करने का जोश रखता था। पर वो डॉन ही क्या जिसको राजगद्दी से मोह ना हो। दाऊद को जो चीज सबसे ज्यादा चाहिए थी वो थी मुंबई नगरी। बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी मुकाबले के, बिना किसी संदेह के दाऊद मुंबई का राजा बनने के लिए तैयारी कर रहा था। दोस्तों, दाऊद की कहानी बताने से पहले दाऊद के पिता इब्राहिम की बात करना और उनके स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम आप सभी लिसनर्स को एक किस्सा बताते हैं जिसमें दाऊद के हाथों की गई पहली चोरी और उसके पिता इब्राहिम से उसको मिली पहली मार, दोनों का लेखा जोखा है। मेरी मेहनत की कमाई है इब्राहिम भाई, और ये लड़का उसे ऐसे छीन लिया जैसे परचून की दुकान से मूंगफली। ये कहते हुए रईस बहुत रोया। वो मुंबई में नया नहीं था, मगर अभी हाल ही में उसने अपने पैर जमाने शुरू किए थे। सुबह 4 बजे उठकर टिफिन लाने ले जाने का काम पहले महीने ही हुआ था और अपनी पहली कमाई से उसने एक सोने की चेन खरीदी थी। सोना उन दिनों काफी डिमांड में था। लोग मानते थे कि सोना ही सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है। रईस भाई, क्या आपको यकीन है मेरा दाऊद ही था? इब्राहिम कास्कर ने जवाब जानते हुए भी पूछा। रईस ने हाँ में सिर हिला दिया और इब्राहिम कास्कर की गर्दन शर्म से झुक गई। ऐसा पहली बार हुआ था, मगर यह आखिरी बार नहीं था। उसने रईस से वादा किया कि उसका सोना उसे वापस मिल जाएगा। रईस ने इब्राहिम भाई के हाथ चूमे और अपने आंसू पोंछता हुआ घर लौट गया। बुलवा भेजा। दाऊद भी अपने पिता को बहुत मानता था, सो आ भी गया। बाप ने बेटे के बाएं गाल पर एक जोर का तमाचा मारा। दाऊद ने सर झुका लिया, मगर गुस्सा उसके अंदर उसका खून उबाल रहा था। ये सिखाया मैंने, इब्राहिम करचा, और पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि इब्राहिम का लड़का चोर है। चोरी चकारी सिर्फ शौक नहीं होता, उसके पीछे अक्सर कोई कारण होता है। दाऊद के पास भी अपने बाप के दिखाए नेकी के रास्ते को छोड़
गुंडागर्दी के रास्ते पर चलने के कई कारण थे, मगर अनजाने ही सही उसका सबसे बड़ा कारण बना उसका पिता इब्राहिम कासकर। इब्राहिम अपने परिवार को लेकर रतनगिरी से मुंबई आया और वहां उसे पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी मिल गई। ये इज्जत का काम था और इब्राहिम खुश था, मगर इज्जत के साथ पैसे का बैर ही रहता है, तो इब्राहिम का परिवार गरीबी में ही अपने दिन काटता था। ऊपर की कमाई के खिलाफ रहने वाला इब्राहिम अपने सभी साथी हवलदारों से पैसों में पीछे रह गया, मगर उसकी ये ईमानदारी उसके अफसरों को इतनी पसंद आई कि पुलिस में उसका ओहदा बढ़ता चला गया और देखते ही देखते वो हेड कांस्टेबल बन गया। आजकल की तुलना में यह लगेगा कि हेड कांस्टेबल बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर हमें समझना होगा कि ये बात 1960 यानी 1960 के दशक की मुंबई की है। मुंबई की पुलिस फोर्स में एक हेड कांस्टेबल बहुत बड़ी हस्ती माना जाता था। उसके पास न केवल पुलिस वर्दी की पावर थी बल्कि समाज का सपोर्ट भी था। डोंगरी में जब किसी को कोई भी परेशानी होती, वो हेड कांस्टेबल इब्राहिम भाई के पास अपनी अर्जी लगाता। इब्राहिम तो ईमानदार था, इसलिए उसने अपने ओहदे से पैसे नहीं कमाए, मगर हाँ, नाम इतना कमाया कि अंडरवर्ल्ड के सरगना भी उसकी इज्जत करने लगे। जब पूरा मुंबई करीम लाला और हाजी मस्तान के नाम भर लेने से डरता था, तब इब्राहिम कासकर एक लौता ऐसा इंसान था जो उन दोनों की बैठकों में बिना इनविटेशन और बिना बताए जा सकता था। उसे कोई नहीं रोकता था, उसकी बात टालने वाला कोई नहीं था और उसके दिए हुए सुझाव मुंबई के डॉन भी सर आंखों पर रखते थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि दाऊद ने अपने पिता के कमाए नाम को मिट्टी में मिला दिया? क्यों वो ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जहां से वापस लौटना नामुमकिन था? इन सवालों का जवाब दाऊद के बचपन में ही कहीं छिपा हो शायद। मुबारक हो, राजयोग लिए लड़का पैदा हुआ है। अमीना भी निराले शाह बाबा को बड़ा मानती थी। उनके पति को यह बात खास पसंद नहीं थी, मगर अपनी बीवी को खुश रखने के लिए वो अक्सर बाबा के मजार पर चादर चढ़ाया करते थे। एक बार जब वो दोनों अपने बड़े बेटे के पैदा होने के बाद बाबा के मजार पर माथा टेकने गए, तो पीर बाबा ने अमीना बी और इब्राहिम के चेहरे को देखकर कहा, तुम्हारा एक ही लड़का है? नहीं, एक और होगा, और वो बड़ा होगा, बहुत बड़ा। उसकी छाप इस दुनिया पर ऐसी पड़ेगी कि पीढ़ियां याद रखेंगे उसे। ये कहकर पीर बाबा वापस अपनी समाधि में चले गए, मगर इब्राहिम का चेहरा कैसे खिल सा गया था। उसको लगा कि आज पहली बार खुद ऊपर वाले ने उससे बात की है। उसने बाबा की बात को इतना मान दिया कि अब अमीना बी की जिद करने से पहले ही इब्राहिम मजार पर चादर चढ़ाने चला जाया करता। ऐसा नहीं है कि इससे पहले इब्राहिम ऊपर वाले में विश्वास नहीं रखता था या उसे मानता नहीं था, पर शायद उसे भी पीर बाबा की बात सुनकर यह आभास हो गया था कि उसका होने वाला दूसरा बेटा खास होगा, इस दुनिया पर राज करने वाला होगा। 26 दिसंबर 1955 के दिन कासकर परिवार में आखिर वो खुशी की लहर दौड़ ही गई। एक बेटे ने जो जन्म लिया था। पीर बाबा की बात को ध्यान में रखते हुए इब्राहिम ने अपने लड़के का नामकरण किया। एक ऐसा नाम सोचा जो न सिर्फ राजयोग की भविष्यवाणी पर खरा उतरे, बल्कि स्वभाव में मधुरता और रगों में बल भी रखे। बाइबल और कुरान में एक ऐसे ही देवता का जिक्र किया गया है जिसका नाम है डेविड, या अरबी में कहें तो दाऊद। दाऊद को वरदान था कि वो लोहे को अपने हाथों से मोड़ दे, अपनी आवाज की मधुरता से पक्षियों की उड़ान को रोक दे और अपने शौर्य से पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा निचोड़ दे। डोंगरी के दाऊद को ये सभी वरदान तो नहीं मिले थे। उसे अगर कुछ मिला था तो सिर्फ सौभाग्य, अपने पिता की ईमानदारी में कैद एक गरीब जिंदगी जीने का। कासकर परिवार में पैसों की इतनी कमी थी कि दाऊद के पैदा होने पर डोंगरी में जो पार्टी दी गई उसके पैसे करीम लाला ने दिए। किसको पता था कि आने वाले कुछ सालों में दाऊद करीम लाला के सामने खड़ा होकर मुंबई पर अपना हक जमाने की बात करेगा। दाऊद की पढ़ाई एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में शुरू हुई। उसके पिता को दाऊद की हस्ती पर इतना भरोसा था कि उन्होंने अपने बड़े लड़के साबिर को स्कूल से निकलवाकर दाऊद की पढ़ाई पर सारा खर्चा करने का निर्णय लिया। हालांकि दाऊद और साबिर की बहनें भी थीं, मगर वो जमाना पुराना था, समाज की सोच भी पुरानी थी, और फिर निचले तबके में रहने वाले कासकर परिवार के ऊपर तो समाज का भार भी था।
इस बात को सही साबित करना अब असंभव है, पर शायद इब्राहिम कास्कर चाहता था कि दाऊद पुलिस में बड़ा अफसर बने। इस सपने को पूरा करने के लिए ही शायद उसने दाऊद को स्कूल के बाद ट्रैफिक पुलिस वॉलंटियर में भर्ती करा दिया। दाऊद को छुटपन से ही ये सब पसंद नहीं था। इतनी मेहनत करना और थक हार कर वही सूखी दाल रोटी खाना उसे अच्छा नहीं लगता था। कहते हैं कि मुंबई में सच्चे सपने देखने वालों के हालात देर सवेर बदलते ही हैं। कास्कर परिवार के हालात भी बदले, लेकिन अच्छे के लिए नहीं। एक केस के चलते मुंबई पुलिस के बड़े अफसरों की कामचोरी को छुपाने के लिए हेड कांस्टेबल इब्राहिम को सस्पेंड कर दिया गया। जहां वैसे ही पैसों की तंगी के कारण राशन पानी मुश्किल हो रहा था, वहां अब बिन चाहे उपवास होने लगे। खाना सबसे जरूरी चीज होता है, तो इसलिए दाऊद को उसके महंगे स्कूल से निकलवाना पड़ा। 1965 का समय था और 10 साल का दाऊद अब अपने बड़े भाई के साथ दिन भर बस आवारागर्दी करता दिखता था। डोंगरी और जेजे एरिया के अय्याश लड़कों के साथ उसका उठना बैठना शुरू हो गया। क्रिकेट का शौक भी दाऊद को उसी वक्त से लगा। खाली समय से वो बाकी लड़कों के साथ जेजे स्क्वायर में क्रिकेट खेला करता। गावस्कर की स्ट्रेट ड्राइव से लेकर पटौदी का स्टाइल उसे सब पसंद था। इब्राहिम अब अपने लड़के के ऊपर नजर नहीं रख पा रहा था। उसका पूरा ध्यान अपने परिवार को चलाने में था। इब्राहिम किसी बुरे धंधे में हाथ नहीं डालता था, मगर अब उसे बुरे लोगों के लिए काम करना ही पड़ा। उस समय का सबसे बलवान पठान बाशु पठान था। इब्राहिम कास्कर ने बाशु पठान के दरबार में जाकर उससे काम मांगा। इब्राहिम को तो सभी जानते थे, तो उसे काम भी मिल गया, मगर ईमानदारी फिर आड़े आ गई। इब्राहिम ने किसी भी गोरख धंधे से वास्ता रखने से इनकार कर दिया और बाशु पठान के छोटे मोटे डिलीवरी और पैसा पहुंचाने के काम करने लगा। घर का किराया न दे पाने की वजह से कास्कर परिवार डोंगरी से मुसाफिर खाना शिफ्ट हो गया और मुसाफिर खाना ही वो मोहल्ला बना जहां डी कंपनी का पहला हेडक्वार्टर खुला। दाऊद सिर्फ 14 साल का था जब उसने रईस चाचा का सोना चुराया था, लेकिन ये उसके गलत रास्ते पर चलने की इकलौती कहानी नहीं थी। दाऊद, साबिर और कई और डोंगरी के लड़के अब बोहरी मोहल्ले में दहशत फैलाने लगे थे। ज्यादा बड़ा अभी कुछ नहीं करते थे, मगर हाँ, चेन चुराना, पॉकेट मारना, छोटी चोरियां और धमका कर पैसे वसूलना, यही सबसे दाऊद के गैंग की कमाई होती थी। जब इब्राहिम कास्कर का सस्पेंशन उठा तो उसका क्राइम ब्रांच में तबादला कर दिया गया। अब तो इब्राहिम के पास उतना भी समय नहीं था कि दाऊद को डांट फटकार सके। शायद इब्राहिम ने अब पीर बाबा की बधाई हुई उम्मीद छोड़ दी थी, पर दाऊद ने वो उम्मीद अभी पकड़ी ही थी। वो तंग आ चुका था गरीबी की इस दुनिया से। उसे अपने भाई बहनों से बहुत प्यार था और वो चाहता था कि उन सबको दुनिया की हर चीज मिले, हर ऐशो आराम मिले, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। जैसे ही इब्राहिम ने घर से मुंह मोड़ा, दाऊद ने बागडोर संभाल ली। अभी 20 का भी नहीं हुआ था, लेकिन दाऊद अपने घर के हर बड़े फैसले लेने लगा। किस रिश्तेदार की शादी में कितना देना है, किस दिन दावत रखनी है, किस किस को उसमें बुलाना है और किससे दूरी बनानी है, ये सब कुछ अब दाऊद ही तय करता था। साबिर, जो कि दाऊद से उम्र में बड़ा था, उसके ऑर्डर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था और इस बात से उसे कोई परेशानी भी नहीं थी। दोनों भाइयों में एक दूसरे के लिए बहुत इज्जत थी। दाऊद और साबिर का गैंग अब मुसाफिर खाना से बाहर डोंगरी, सियोन, कोलीवाड़ा और नागपाड़ा तक अपना धंधा बढ़ा रहा था। इसमें भी जाने अनजाने इब्राहिम कास्कर ने दाऊद का साथ दिया, क्योंकि इब्राहिम का नाम अब भी रत्नागिरी में मशहूर था। वहां के गांव से कई मुसलमान लड़के जब भी मुंबई आते तो इब्राहिम चाचा को सलाम करने जरूर आते थे। इब्राहिम भी उन बच्चों की मदद करता, किसी को कोई खोली दिलवाता तो किसी की नौकरी के लिए सिफारिश लगवाता, मगर इन नए लड़कों के आने से सबसे ज्यादा फायदा दाऊद को ही हुआ। वो बिना किसी शोर शराबे के इन नए लड़कों को अपने गिरोह में शामिल करता गया। क्योंकि ये मुंबई में नए थे, दाऊद की बातों से और उसके स्वभाव से काफी प्रभावित होते थे। उन्हें जरूर ये लगता होगा कि इब्राहिम चाचा का लड़का दाऊद उनका मसीहा है और मुंबई में उनकी जिंदगी बेहतर बनाने का इससे अच्छा मौका क्या ही मिलेगा कि दाऊद भाई के साथ काम कर पाए। इस नए उभरते गैंग ने लेकिन शुरुआत तो छोटी ही की थी। उनका एक बहुत ही फेमस चोरी का तरीका था घड़ियों की अदला बदली। भिंडी बाजार की कुछ दुकानों में ये नए लड़के काम पर लग गए थे।
उन दुकानों में हर तरीके का चोरी का और कस्टम में जब्त हुआ सामान बिका करता था। जो लड़के बात करने में तेज थे वो ग्राहक को भांप कर उसे अपने जाल में फंसाते थे। सड़क पर चलते किसी सेठ को एक महंगी स्विस वॉच दिखाते थे, उसको ललचाते थे कि इतने कम दाम में इतनी नायाब घड़ी कहीं और नहीं मिल सकती। सेठ भी लालच में आ ही जाते थे। ये याद रखने वाली बात है कि हम 1970 के आसपास की घटनाएं सुन रहे हैं। उस जमाने में इंपोर्टेड चीजों का और खास करके इंपोर्टेड घड़ियों का बहुत जोर था। लोगों को बड़ा शौक था। जिस भी पैसे वाले के पास इंपोर्टेड घड़ी होती उसका रुतबा औरों से कहीं ऊपर होता। तो जब सेठ घड़ी खरीदने को राजी हो जाते तो लड़के उन्हें दुकान के अंदर ले जाते। वहां चाय पानी का ढोंग चलता और उस नायाब घड़ी को पैक किया जाता। जब सेठ पैसे देकर चमकदार पैकिंग में घड़ी ले जाते और घर जाकर खोलते तो डिब्बे में पत्थर का टुकड़ा या कोई टूटी पुरानी घड़ी पाते। ये खेल दाऊद के गैंग ने कुछ साल खेला। इससे कमाई अच्छी होती थी और नौजवानों को स्टाइल में रहने का मौका भी मिलता था। पुलिस रिकॉर्ड्स में है कि कई बार इस ग्रोह को पकड़ने के लिए कंप्लेंट्स की गईं। पुलिस ने भी अपनी पूरी कोशिश की, मगर इन लड़कों का गिरोह इतना मजबूत था कि जैसे ही भनक पड़ती कि पुलिस की रेड पड़ने वाली है, वो अपना सारा सामान बटोर कर अपने अपने गांव भाग जाते और कुछ दिन वहीं रहते। मामला ठंडा होने पर वो सब वापस आ जाते और जहां से छोड़ा था वहीं से काम शुरू कर देते। अगर कोई पकड़ा भी जाता तो वो कभी अपना मुंह नहीं खोलता। ये ठगी और इसके साथ मिले लड़कों के भरोसे को देखकर दाऊद को बहुत कॉन्फिडेंस मिला। उसे लगने लगा कि वो अपना परचम थोड़ा और फैला सकता है, वो थोड़ा और डेयरिंग कर सकता है और उसका देखा हुआ मुंबई पर राज करने का सपना सच में पूरा हो सकता है। भारत एक डेमोक्रेसी है और अनगिनत मजहब होने के बावजूद इस देश का सबसे बड़ा त्योहार है इलेक्शन। 1972 की बात है। मुंबई बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ था। आजकल की सेल्फिश दुनिया नहीं थी तब। पड़ोसी पड़ोसी को जानता था, पहचानता था। पूरे मोहल्ले को पता होता था कि उनके एरिया का नेता कहाँ रहता है और उसके साथ कौन सा दादा काम करता है। डोंगरी और आसपास के मोहल्लों का दादा था बाशु पठान और बाशु पठान का सपोर्ट था वहां के विधायक मौलाना बुखारी को। मौलाना ने इलेक्शन से पहले मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे डाला था। उसने बाशु पठान से हाथ छुड़ा लिया। बाशु दादा को यह बात हजम नहीं हुई और उसने मौलाना बुखारी को इलेक्शन में हराने का फैसला कर दिया। इलेक्शन हुए और रिजल्ट आया। जो होना था वही हुआ। मुस्लिम लीग का एक कैंडिडेट जो मौलाना बुखारी के विरोध में खड़ा हुआ था वो जीत गया। आखिर वोट देने वालों को बाशु पठान के साए में ही रहना था, तो उसका फरमान भला कैसे टाल देते। पर अपनी हार के बाद भी मौलाना बुखारी तिगड़म लगाता रहा। उसने इलेक्शन कमीशन में अपील दाखिल की कि मुस्लिम लीग ने धांधली से वोट बटोरे हैं। यही नहीं, मौलाना ने एक दूसरी चाल भी चली, एक ऐसी चाल जिससे मौलाना का तो कोई फायदा नहीं हुआ, मगर दाऊद का बाशु पठान से आमना सामना होने की नींव जरूर पड़ गई। मौलाना बुखारी इब्राहिम कासकर के पास पहुंचा और उनसे बोला कि ये जो सभी लड़के यूं ही आवारा फिरा करते हैं, चोरियां अंजाम दिया करते हैं, उनको मजहब के काम में लगाया जाए। इब्राहिम तो पक्का मुसलमान था ही, सो मौलाना की बात भला कैसे टालता। उसने अपने लड़कों को बुलाकर फरमान दिया कि जो भी मौलाना कहें वो करो। मौलाना के नेतृत्व में यंग पार्टी खुली। उसमें सभी दाऊद के ग्रोह के लड़के शामिल हो गए। मौलाना की साख दूर तक थी तो और भी लड़के जुड़ते चले गए। मौलाना का उद्देश्य तो था कि इलेक्शन के रिजल्ट को पलट दिया जाए, मगर इलेक्शन कमीशन ने उसकी डाली हुई अर्जी खारिज कर दी। अगर वो अर्जी मंजूर हो जाती तो शायद दाऊद गैंग की मदद से मौलाना बुखारी विधायक बन जाते और शायद दाऊद भी समझ जाता कि नेतागिरी में ही उसके जीवन का मकसद छुपा हुआ है और शायद आज भी हम दाऊद को इलेक्शन में खड़ा देख रहे होते और क्या पता अपने वोट भी उसे दे रहे होते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मौलाना तो अपनी हार मान कर पर्दे के पीछे चला गया, मगर यंग पार्टी ने अपनी पहचान बना ली थी। दाऊद उसका लीडर बना और बाशु पठान की हथेली में फांस की तरह चुभने लगा। यंग पार्टी से मौलाना के जाने के बाद यंग पार्टी का इलेक्शन लड़ने से भी नाता छूट गया। दाऊद ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपना पैसे कमाने का काम आगे बढ़ाया। अब वो और उसके लड़के यंग पार्टी की आड़ में पैसे वालों से चंदा वसूल करते। कभी किसी गरीब बहन की शादी की दुहाई देते, तो कभी ईद के जश्न की, तो कभी मैयत उठाने के खर्चे की। जब कोई पैसे देने से इनकार करता तो उसको दाऊद का खौफ दिलाया जाता। ये काम बहुत ही बढ़िया चलने लगा।
इसमें कोई मार काट भी नहीं थी और हर साल पैसे आने का आश्वासन भी था। 1974 में एक दिन दाऊद गैंग के एक लड़के को बाशु दादा के भाई हामिद ने बहुत पीटा। वो रोता बिलखता दाऊद के पास पहुंचा और पूरी कहानी सुनाई। दाऊद गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसको ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि कोई उसके किसी लड़के पर हाथ उठाए। वो चाहता तो बड़े आराम से हामिद को सबक सिखा सकता था, पर वो अपना गुस्सा पी गया। वो जानता था कि बाशु पठान बड़ा डॉन है। उसके दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर पर भी कई एहसान थे, मगर हामिद ने एक गलती कर दी। उसने जाकर बाशु पठान के आगे खुद ही मान लिया कि उसने दाऊद के एक लड़के को पीटा है। बाशु पठान ने हामिद को जोर का तमाचा लगाया, लेकिन हामिद ने भी बिना डरे सफेद झूठ बोल दिया। उसने कहा कि दाऊद ने बाशु को माँ बहन की गालियां दी, इसलिए उसने मौका पाते ही उसके एक लड़के को पीटा। बाशु पठान जानता था कि दाऊद उसे पसंद नहीं करता है। उसने हामिद की रची हुई ये कहानी मान ली और इब्राहिम कास्कर और साबिर को बुलवा भेजा। इब्राहिम हाथ जोड़े बाशु की सभा में आया। पूरा किस्सा सुनने के बाद उसने बाशु पठान से माफी मांगी। माफ करने की बजाय बाशु पठान ने इब्राहिम को बहुत बेइज्जत किया। इब्राहिम को याद दिलाया कि उसके 14 बच्चे बाशु के टुकड़ों पर पलते हैं और अगर बाशु उसके परिवार की मदद ना करे तो वो सब भूखे मर जाएंगे। इब्राहिम तो हाथ जोड़े सर झुकाए सब कुछ सुनता रहा, मगर साबिर से ये जिल्लत बर्दाश्त ना हुई। साबिर ने दाऊद को पूरी दास्तान सुनाई। दाऊद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जानता था कि बाशु ने उसके परिवार पर बहुत एहसान किए हैं, मगर उसे ये भी मालूम था कि बदले में उसके पिता इब्राहिम कास्कर ने बाशु का लाखों का माल कस्टम से छुड़वाया है। बाशु पठान जिस मर्सिडीज में घूमता था, उसे खरीदने में इब्राहिम कास्कर का भी हिस्सा है। उसने मन ही मन ठान लिया कि इस बेइज्जती का बदला वो बाशु पठान से जरूर लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अब खून की नदियां बहेंगी, अब दाऊद का क्रिमिनल्स की लिस्ट में नाम शामिल किया जाएगा। पर दाऊद को समझना जरा मुश्किल है। वो कुछ भी वैसा नहीं करता जैसा एक उभरते डॉन से उम्मीद की जाती है। इस बार भी दाऊद ने कुछ अलग ही सोच रखा था। अपने भाई साबिर की नसीहत के खिलाफ दाऊद ने बाशु पठान पर हमला करने का इरादा पक्का किया। उसे पता था कि बाशु हर फ्राइडे दोपहर को नमाज पढ़ने मस्जिद आता है। इस वक्त ना उसके पास बंदूकें रहती हैं और ना ही ज्यादा पठान। इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। तो पूरी प्लानिंग के साथ दाऊद ने अपने लड़कों को तैनात कर दिया। जैसे ही बाशु पठान नमाज पढ़कर बाहर निकला, दाऊद के गैंग ने उस पर हमला बोल दिया। नहीं, एक भी गोली नहीं चली, एक चाकू तक नहीं उठा। हमला हुआ, खून भी बहा, मगर हमले का हथियार अनोखा था। सोडा की बोतलें। लड़कों ने एक के बाद एक दे दनादन बोतलें फेंकना शुरू की। पूरा पठान गैंग सख्ते में आ गया। बाशु जानता था कि एक ना एक दिन दाऊद अपने बाप की बेइज्जती का बदला लेने जरूर आएगा, मगर उसके बाप ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से आएगा। उसे समझ नहीं आया कि इस वार का जवाब कैसे दे। कांच की बोतलें उनके सर पर, मुंह पर और हाथों पर फूटती रहीं। खाल में शीशे के छोटे छोटे टुकड़े घुसे जा रहे थे और खून धीरे धीरे रिसने लगा था। दाऊद बोतलें फेंक रहा था और अपने दुश्मन की हालत देखकर हंस रहा था। बाशु को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि कल का आया लौंडा उसको उसके ही लोगों के सामने बोतलों से मार मार कर उस पर हंस रहा है। उसने सीधा दाऊद की तरफ हमला करना चाहा। बाशु पठान लंबा चौड़ा पहलवान था। दाऊद उसके सामने कुछ भी नहीं था। ये बात दाऊद को भी पता थी और वो इसके लिए तैयार भी था। जैसे ही बाशु पठान दाऊद पर अकेला लपका, उसने एक बक्सा आगे किया और अंदर से लाइट बल्ब निकालकर वो बरसाना शुरू कर दिए। बाकी लड़कों को भी दाऊद के इस प्लान के बारे में पता था। दाऊद ने उनको ऑर्डर दे रखा था कि जैसे ही बाशु उस पर अकेला हमला करे, वो सब बाकी पहलवानों को घेर लें और उन पर बोतलों और बल्बों की बौछार जारी रखें। बल्ब के बारीक टुकड़ों से चोट तो लगी रही थी, मगर कांच के चूरे से बदन पर जलन भी हो रही थी। इतनी चोट खाकर तो हाथी भी घुटने टेक देता, पर बाशु खड़ा रहा। उसका ड्राइवर अब तक समझ गया था कि यह लड़ाई आज जीती नहीं जा सकती। वो मर्सिडीज पार्किंग से निकाल कर लाया और बाशु को अंदर डाला। लड़कों ने बोतलें बरसाना जारी रखा। अब बाशु के शरीर के बाद उसके अहंकार पर वार हो रहा था। मर्सिडीज के पीछे का शीशा टूट गया, उसकी टेल लाइट भी चकनाचूर हो गई। बाशु पठान आज पहली बार हार मानकर मैदान से भाग रहा था। ये पूरा नजारा नमाज पढ़ने आए सभी लोग दूर खड़े होकर देख रहे थे। कुछ बच्चे तो बोतलों की मार को तमाशा समझकर तालियां भी बजा रहे थे। भले ही किसी ने अपने मुंह से ये बात उस दिन ना कही हो, मगर सब समझ गए थे कि उनका अगला दादा कौन है। लेकिन दाऊद का प्लान
अभी बाकी था। उसे पता था कि अगर बाशु का अहंकार तोड़ना है तो पूरी तरह तोड़ना होगा, वरना वो जब पलट कर वार करेगा तो पूरे गैंग का सफाया ही कर देगा। दाऊद अपने लड़कों को लेकर फौरन बाशु के दरबार तेमकर मोहल्ला पहुंचा। वहां भी सन्नाटा छाया हुआ था। सभी पठान बाशु दादा के पास गए हुए थे, लेकिन पूरे मोहल्ले के लोग अपने घरों में नमाज पढ़कर आ चुके थे। दाऊद ने हाकी उठाई और दरबार को तहस नहस करना शुरू किया। एक एक बार उसके पिता को दी गई एक एक गाली का बदला ले रहा था। पूरा मोहल्ला, जिसने उस दिन इब्राहिम कास्कर का झुका हुआ सर देखा था, आज बाशु की टूटी हुई रीढ़ की हड्डी देख रहा था और साथ ही साथ देख रहा था बाशु को ललकारने वाले आदमी का गुस्सा। मेज, कुर्सी, तंबू, बम्बू और यहाँ तक कि बाशु पठान के पहलवानों के लिए खास रखी हुई बादाम दूध की मशीन भी तोड़ दी गई। ये दाऊद की दूरअंदेशी और राजनीतिक समझ ही थी कि वो बाशु पठान के स्वभाव को जानता था। उसे पता था कि इतनी बेइज्जती होने के बाद बाशु फौरन कुछ नहीं करेगा। वो ये तक जानता था कि बाशु अपना चेहरा अपने लोगों में अब कई महीनों तक नहीं दिखाएगा। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दाऊद के इस प्लान में एक तीसरी कड़ी भी थी। 1 महीने बाद ही मुंबई पुलिस ने बाशु को गिरफ्तार कर लिया। उस पर लगाए हुए पुराने मुकदमों में अब कोई सबूत हाथ लग गए थे। ये करनी दाऊद की थी या उसकी किस्मत की, ये तो पता नहीं, मगर इस वजह से दाऊद को एक मौका मिला और उसने पहली बार वो रणनीति का इस्तेमाल किया जिसके लिए आने वाले समय में उसे याद किया जाता रहा। दाऊद ने बाशु पठान के बाहुबली खालिद से हाथ मिला लिया। खालिद को कभी वो इज्जत नहीं मिली थी जिसका वह हकदार था, और दाऊद ये बात न सिर्फ जानता था बल्कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी समझता था। इस घटना के बाद दाऊद का सिक्का पूरी तरह से जम गया। अब कोई उसे नीची नजर से नहीं देखता था। डोंगरी का ये 17 साल का शेर अब बड़े जंगल में शिकार करने के लिए तैयार था। हाजी मस्तान की फोटो आए दिन पेपर में छपा करती थी। इसलिए नहीं कि वो स्मगलर था और पुलिस उसके पीछे थी, बल्कि इसलिए कि वो हर बड़ी फिल्मी पार्टी और मुहूर्त पर मौजूद होता था। हाजी मस्तान ने कभी खुद को मुंबई का डॉन नहीं बोला। वो हमेशा पब्लिक की आंखों के सामने रहता था। उसके सारे काले धंधे सबको खुश करते हुए ही चलते थे, चाहे वो पुलिस हो, नेता हो या फिर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। दाऊद को मस्तान की ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आती थी। वो समझता था कि मस्तान अपनी पावर का फायदा उठाता है और बुरा बनने से भी बचता है। उसे ये भी लगता था कि इसी वजह से मुंबई के बाकी डॉन्स को सभी बहुत ही बुरी नजर से देखते हैं। ये तो तय था कि अगर किसी को मुंबई पर राज करना है तो उसे हाजी मस्तान के ऊपर से गुजर कर निकलना पड़ेगा। लेकिन दाऊद एक मौके के इंतजार में था और उसके सामने मस्तान की भरे बाजार बेइज्जती करने का मौका आ ही गया। दाऊद के 2 लड़कों को हाजी मस्तान के किराए के 2 पठानों ने बहुत बेरहमी से मारा। ये साल 1974 की बात है। दाऊद अब 19 साल का हो गया था। हालांकि डोंगरी में उसको सब एक दादा के रूप में जानने लगे थे। बाकी मुंबई में उसे कोई नहीं पहचानता था। जैसे ही दाऊद को यह खबर मिली, उसने मन ही मन बदला लेने की मुहिम तैयार की। वो जानता था कि मस्तान को बाशु की तरह अहंकार तोड़कर नहीं हराया जा सकता। मस्तान को अपनी एक ही चीज पर नाज था और वही उसकी इकलौती कमजोरी भी थी, यानी पैसा। दाऊद ने प्लान बनाया कि मस्तान का पैसा लूटा जाए। डॉक्स पर आने वाला स्मगलिंग का माल जब बिकता था तो उसका एक हिस्सा मस्तान को पहुंचा दिया जाता था। पैसा पूरा कैश में ही इधर से उधर ट्रांसफर किया जाता था। इस काम को करने के लिए मस्तान ने कई मारवाड़ी सेठों को काम दिया हुआ था। वो सेठ खरीदार पार्टी से पैसा लेकर उसे मस्तान के बताए हुए एड्रेस पर ले जाया करते थे। अंडरवर्ल्ड में ये भी खबर थी कि ये मारवाड़ी सेठ एकदम बुद्धू किस्म के लोग हैं, जो पैसा अकेले ही बिना किसी मुस्टंडे को साथ लिए लाया ले जाया करते हैं। दिसंबर के एक दिन दाऊद के अपने मुस्टंडे सैयद सुल्तान को एक टिप मिली। उसे पता चला कि मस्तान के रुपए लेकर एक सेठ मस्जिद बंदर से मस्तान के घर जाएगा। बस दाऊद को यही सुनने का इंतजार था। उसने 2 टुकड़ियां तैयार की, एक को कार्निक बंदर ब्रिज के पास और एक को मुसाफिर खाना के पास तैनात किया। ये सब कुछ काफी फिल्मी अंदाज में हो रहा था। दाऊद का गैंग भले ही अपनी ऊंचाइयां छूने की तरफ बढ़ रहा था, मगर अब भी उस युवा गैंग को काम से ज्यादा स्टाइल ने प्रभावित कर रखा था। इन्फॉर्मर को साथ लिए सैयद सुल्तान ब्रिज पर खड़ा हर जाने वाली टैक्सी के अंदर देख रहा था। एक टैक्सी की तरफ इशारा करते हुए इन्फॉर्मर ने कहा कि यही वो सेठ है जो मस्तान के 5 लाख रुपए लेकर जा रहा है। टैक्सी ब्रिज के नीचे से गुजरी और सैयद सुल्तान उसके पीछे दौड़ा। कुछ किलोमीटर आगे दाऊद अपनी टुकड़ी के साथ खड़ा स्टाइल मार रहा था। मुंह में सिगरेट,
शर्ट के कॉलर तने हुए, ऊपर की 4 बटन खुले हुए और आंखों पर काला चश्मा। दाऊद और उसके साथी किसी फिल्म के सितारों से कम नहीं लग रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे और धुएं के छल्ले उड़ा रहे थे। आपस में हंसी मजाक भी चल रहा था। कोई अगर उन्हें उस समय देखता तो ये नहीं कह सकता था कि ये मुंबई के बदमाशों की गिनती में सबसे ऊपर आने वालों में से हैं। फिर इंतजार खत्म हुआ। दाऊद ने सैयद सुल्तान को भागते हुए देखा और समझ गया कि अगली टैक्सी में ही पैसा आ रहा है। एक ठेले को धकेलते हुए उसने टैक्सी को रोका। अब दाऊद गैंग के पास सिर्फ बोतलें ही नहीं, देसी कट्टे, चाकू और चेनें भी थी। सेठ बंदूक की नली देखकर कांपने लगा। ड्राइवर भी सहमा हुआ, आंखें मूंदे अपने भगवान को याद कर रहा था। दाऊद ने गरजती हुई आवाज में पूछा, माल कहाँ है? सेठ ने फौरन अपना बैग आगे कर दिया। दाऊद ने उसे खोलकर देखा तो उसमें कुछ 2 लाख ही थे। दाऊद को गुस्सा आ गया। उसके पास खबर 5 लाख की थी। उसने फिर अपनी आवाज बुलंद की, शाना बनता है, बाकी का पैसा कहाँ है? सवाल अभी पूरा भी ना हो पाया था कि ड्राइवर ने आगे वाली दराज खोली और एक काला डिब्बा दाऊद के लड़के को दे दिया। पूरा पैसा हाथ लगते ही सभी लड़के इधर उधर गलियों में खो गए। ये चोरी उस वक्त की सबसे बड़ी चोरियों में से मानी जाती है। इसका पुलिस रिकॉर्ड भी आज तक मौजूद है। अगर ये मस्तान का काला धन होता तो ये खबर किसी को ना लगती, मगर ये तो मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक का पैसा था। इन्फॉर्मर ने गलत टिप दी थी। दाऊद मस्तान पर अपनी जीत का जश्न ही मना रहा था कि अगले दिन शहर के सभी छोटे बड़े अखबारों में दाऊद की फोटो छप गई। इतनी बड़ी बैंक डकैती आज तक मुंबई में नहीं हुई थी। पुलिस ने बैंक की कंप्लेंट दर्ज की और मारवाड़ी सेठ ने दाऊद की शिनाख्त की। इब्राहिम कास्कर को अखबार में अपने लड़के का ये कारनामा पढ़कर उस पीर बाबा की बात याद आई। आज दाऊद के पास शोहरत भी थी और ताकत भी। शायद इसी दिन के लिए उसने भविष्यवाणी की थी। पुलिस ने बाकी लड़कों को तो पकड़ लिया, मगर कुछ 2 हफ्तों तक दाऊद और साबिर की कोई खबर नहीं मिली। क्राइम ब्रांच के अफसरों ने इब्राहिम को भी कांटेक्ट किया। वो जानते थे कि इब्राहिम ज़बान का पक्का है, तो जैसे ही इब्राहिम ने उनसे वादा किया कि वो अपने दोनों लड़कों को पुलिस के हवाले कर देगा, पुलिस निश्चिंत हो गई। इब्राहिम ने अपने सभी रिश्तेदारों और साथियों को काम पर लगा दिया। उससे अपने लड़कों को ढूंढना ही था। जब तक वो उन्हें पकड़कर जेल में नहीं डलवा देता, उसको समाज के सामने सर उठाकर चलने की इज्जत नसीब नहीं होती। एक दिन किसी ने इब्राहिम को आकर बताया कि उसके लड़के बाइकुला में किसी रिश्तेदार के घर पर छुपे हुए हैं। इब्राहिम वहां गया और उन्हें घसीटता हुआ पहले अपने घर लाया। अमीना बी के लाख मना करने पर भी अपने दोनों जवान लड़कों को इब्राहिम ने अपनी पुरानी पुलिस बेल्ट से रात भर पीटा। कहा जाता है कि उस रात मुसाफिर खाने में कोई नहीं सोया। सब इब्राहिम, दाऊद और साबिर की चीखें सुन रहे थे। अगले दिन बिना खाना पानी दिए इब्राहिम खून से लथपथ दाऊद और साबिर को टैक्सी में डालकर पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस वालों ने उन लड़कों की हालत देखकर उन्हें और मारना ठीक नहीं समझा, क्योंकि पैसा बरामद हो गया था तो सजा भी कम हुई। दाऊद और उसका भाई साबिर जेल में रहे, मगर जल्द ही बाहर भी आ गए। इस सीनाजोरी के बाद दाऊद का बड़ा नाम हुआ। हाजी मस्तान को भी खबर लगी कि डोंगरी का एक छोकरा जिगर रखता है और आगे चलकर काम का हो सकता है, मगर दाऊद को किसी से काम नहीं था। उसका तो मकसद अभी भी अधूरा था। मगर भले ही दाऊद ने मस्तान के पैसों पर चोट ना पहुंचाई हो, वो उसकी नजर में जरूर आ गया था, और साथ ही साथ अपने चहीते मुंबई की नजर में भी। मौलाना बुखारी के साथ हाथ मिलाने के बाद और यंग पार्टी का लीडर बनने के बाद दाऊद को पता था कि राजनीति उसके राजयोग को पूरा करने के लिए एक कारगर रास्ता हो सकती है। बैंक डकैती के 2 साल बाद दाऊद ने एक बार फिर राजनीति में अपने हाथ डालने चाहे, और इस बार उसके साथ थे राजनीति के 2 बड़े पिलर्स, जर्नलिज्म यानी कि मीडिया और पुलिस। इकबाल नतीक एक युवा पत्रकार था। वो भी रत्नागिरी से मुंबई आया था और इब्राहिम कास्कर को अच्छे से जानता था। मुंबई के न्यूज़पेपर्स में काम करने के बाद उसने अपना एक खुद का अखबार निकाला। वो डोंगरी का ही था तो उसको वहीं से पेपर शुरू करने का आइडिया आया। उन दिनों का जर्नलिज्म आज की तरह प्रोफेशनल नहीं था। छोटे छोटे नए पत्रकार सभी अपने अपने इलाकों के बारे में लिखते थे। ज्यादातर सभी अपने खुद के पेपर या मैगजीन निकाल लेते थे। ऐसा करने से उन्हें मुनाफा भी होता था और अपने इलाके में उनका नाम भी हो जाता था। नातिक ने भी जब अपना पेपर लॉन्च किया तो पूरे डोंगरी ने उसका समर्थन किया। दाऊद नातिक को बहुत पसंद करता था। उसको नातिक में अपनापन नजर आता था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो भी रत्नागिरी का था।
उससे भी एक बड़ी वजह थी, नातिक अपने अखबार में पठान गैंग के बारे में बुरा भला लिखा करता था। कब कौन से पठान ने किसको मारा और किसको धमकाया, ये सारी खबर नातिक के अखबार राजदार में आए दिन छपा करती थी। दाऊद को ये सब पढ़कर बहुत मजा आता था और उसे लगता था कि नातिक की सोच उससे कितनी मिलती है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो नातिक से दाऊद ने दोस्ती कर ली। दाऊद के लड़कों से नातिक को सारी अंदर की खबरें मिलती और दाऊद के कहने पर नातिक किसी भी पठान के खिलाफ कुछ भी छापता, जिससे पठानों का जीना हराम हो जाता। जब दाऊद ने राजनीति की तरफ रुख करना चाहा तो उसे इकबाल नातिक से अच्छा साथी कहीं दिखाई नहीं दिया। नातिक का सपोर्ट करते हुए दाऊद ने उसे 1977 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट बनाकर खड़ा किया। पूरा डोंगरी मोहल्ला उसे जुटाने में जुट गया। दाऊद का हाथ नातिक के सर पर था, ये सभी जानते थे, मगर वो लोग ये नहीं जानते थे कि बाजी दोनों तरफ से खेली जा रही थी। चुनाव के पहले पुलिस प्रशासन में अफरा तफरी मची रहती है। सब चाहते हैं कि सारे मुजरिम अंदर कर दिए जाएं, ताकि जनता को ये दिखाया जा सके कि सब कितना अच्छा चल रहा है और स्थायी सरकार एकदम जनहित का ही सोचती है। डोंगरी पुलिस स्टेशन में आए ऑफिसर लीखा पर ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर था। पठान गैंग सबसे ज्यादा मारकाट और चोरी चकारी कर रहा था, पर वो इतने बलवान थे कि पुलिस भी उनका सामना करने से डरती थी। लीखा पहले भी डोंगरी थाने में काम कर चुका था। वो जानता था कि अगर करीम लाला, जो कि पठान गैंग का लीडर था, उस तक ये बात पहुंचा दी जाए कि अपने लड़कों को लगाम लगाकर रखें, तो शायद इलेक्शन होने तक ही सही बात बन जाए। पर यह काम करेगा कौन? एक ही आदमी था जो करीम लाला के पास जाकर गुहार लगा सकता था, इब्राहिम कासकर। लीखा ने इब्राहिम को थाने बुलवाया। इब्राहिम को डर था कि कहीं उसके लड़कों ने फिर कोई बड़ा कांड तो नहीं कर दिया, मगर जैसे ही वो लीखा के ऑफिस में घुसा तो लीखा ने उसका ऐसा दिल खोल कर वेलकम किया कि उसका सारा डर हवा हो गया। सालों के बाद उसे पुलिस से इतनी इज्जत नसीब हुई थी। लीखा ने इब्राहिम से कहा कि करीम लाला से जाकर बात करे। ये पठान जो आए दिन दंगे करते हैं, लूटपाट करते हैं और औरतों का शोषण तक करने से बाज नहीं आते, उनका अंत होना जरूरी है। इब्राहिम कासकर ने लीखा की पूरी मदद करने का वादा किया, मगर साथ साथ ये भी कहा कि अब उसकी डोंगरी में वो पुरानी वाली साख नहीं बची है। पर लीखा को तो यही एक रास्ता दिखाई दे रहा था, सो उसने अपनी उम्मीद बनाए रखी। दिन बीते, हफ्ते बीते और फिर कुछ महीने, मगर पठान गैंग की लगाम कसती नहीं दिख रही थी। लीखा की उम्मीद टूट सी गई। इब्राहिम कासकर अब सच में उतना प्रभावशाली नहीं रहा था जितना एक दशक पहले तक हुआ करता था। अब लीखा के सामने कोई उपाय नहीं था, या शायद यूं कहें कि उपाय तो था, मगर पुलिस की वर्दी उसे वो देखने से रोक रही थी। डोंगरी पुलिस थाने में इकबाल नातिक का आना जाना लगा ही रहता था। कभी किसी मुजरिम से इंटरव्यू करना होता था, कभी किसी टिप को पुलिस के हाथ साथ बांटना होता था, और कभी बस यूं ही हाल चाल जानने चला जाता था। ऐसी ही एक मुलाकात के वक्त नातिक ने लीखा का उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछ डाला कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। लीखा ने नातिक को बताया कि पठान गैंग को रोकने का उसका इकलौता आइडिया फेल हो चुका है। नातिक कुछ देर तक चुप रहा और सोचता रहा। फिर उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, शोले। लीखा को कुछ समझ नहीं आया। नातिक ने शोले फिल्म का एक डायलॉग बोला, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। शोले का हर डायलॉग हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता था। बस कुछ ही शब्दों में लीखा को सारी बात समझ में आ गई, पर उसके मन में अब भी एक सवाल था कि आखिर वो टेढ़ी उंगली होगी किसकी। नातिक ने फिर से एक डायलॉग मारा, इस बार अपना खुद का ओरिजिनल। बाप को आजमा लिया, अब बेटे को आजमा कर भी देख लो। दाऊद ने नातिक को राजनीति में उतारा और लीखा ने दाऊद को इस्तेमाल कर अपना काम निकाला। अंडरवर्ल्ड, पुलिस और मीडिया की ये तिकड़ी पहली बार देखी गई। इसके बाद भी दाऊद ने कई बार मीडिया का इस्तेमाल किया। पुलिस ने न जाने कितनी बार अपना उल्लू सीधा करने के लिए दो अंडरवर्ल्ड ग्रोह को आपस में लड़वा दिया। दाऊद का दिमाग तेज चलता था। उसने जो कुछ अपने फायदे के लिए किया वो सारे तरीके एक मिसाल से बन गए आगे आने वाले डॉन्स के लिए। दाऊद ने पुलिस की आड़ में पठान गैंग को बहुत परेशान किया। उसके लड़कों को पुलिस अंदर नहीं डालती थी क्योंकि लीखा ने ऑर्डर नहीं दिए थे। जब भी दाऊद के गैंग और पठान गैंग में कुछ भी झगड़ा फसाद होता तो पुलिस सिर्फ पठानों को पकड़ती। इस अनकही साझेदारी के चलते दाऊद ने अपनी फिरौती और चोरी का काम भी और आगे बढ़ाया। इलेक्शन के प्रचार में भी वो बहुत आगे रहा, मगर राजनीति के लिए अभी वो कच्चा था। सिर्फ 22 साल की उम्र में उसके सपने तो बड़े थे, मगर उन सपनों को पूरा करने के लिए
अभी उसे और मेहनत करनी थी। इलेक्शन हुए और नातिक हार गया। दाऊद समझ गया कि अभी उसकी राजगद्दी उससे दूर है। वो ये भी समझ गया कि राजनीति में सिर्फ डर और प्रभाव नहीं चलता, उसमें तजुर्बा और पहुंच भी बहुत मायने रखती है। नातिक लेकिन इतना समझदार नहीं था। उसे अपनी हार का बहुत झटका लगा, क्योंकि दाऊद उसके साथ था। उसे यकीन था कि वो ही जीतेगा, पर अपनी हार के बाद वो सदमे में आ गया। जैसे जैसे दिन बीते उसका सदमा गुस्से में बदल गया, जिसका शिकार पठान बने। अब नातिक अपने पेपर में सिर्फ पठानों के बारे में ही लिखता था। हर पठान का नाम लेकर वो उसकी बुराई करता था। पहले तो कम से कम वो सबूत के बिना पर आरोप लगाया करता था, मगर अब वो सिर्फ सुनी हुई कहानियों की बिना पर ही अपने पेपर में पठानों पर कीचड़ उछालता। ये बात दाऊद और पुलिस दोनों के हित में थी, इसलिए किसी ने उसे नहीं टोका। मगर इस बात से नातिक पठानों की नजर में खटकने लगा। एक लॉज में एक दंपत्ति रहने आए थे। वो शायद अपने हनीमून पर थे। नई दुल्हन पर अय्यूब लाला की नजर पड़ गई। उसमें पठान का खून था और जवानी की गर्मी थी। तो बिना सोचे समझे एक दिन अपने कुछ साथी पठानों को लेकर वो लॉज में घुसा और उस बेचारी औरत का बलात्कार कर दिया। फिर जब रात भर उसका रेप करके वो सब बाहर निकलने लगे तो उनका ध्यान उसके पति पर गया। वो चश्मदीद गवाह था और उसका जिंदा रहना खतरे को न्योता देना था। दोनों मियां बीवी को काट कर पठान वहां से चल दिए। ऐसा डरावना और निर्दयी मंजर डोंगरी के इलाके में पहले कभी नहीं देखा गया था। पुलिस से लेकर मीडिया सभी इस बात की खोज में लग गए कि आखिर ये भयानक हादसा किसने अंजाम दिया। जो लॉज के मालिक थे और उसके आसपास रहते थे, वो अय्यूब लाला के डर से अपना मुंह बंद किए हुए थे। नातिक को भनक लगी और उसने अपने गुस्से को दिशा दी। अखबार में तस्वीर के साथ अय्यूब लाला और उसके साथियों के बारे में सब लिख डाला। पुलिस को भी पता था कि यही सच है, तो उन्होंने सबको गिरफ्तार कर लिया। कुछ महीने जेल में रहने के बाद जब अय्यूब लाला रिहा हुआ तो उसका एक ही मकसद था, नातिक का खात्मा। 17 अगस्त की रात को उसने नातिक को उसी के घर से उठवा लिया। गाड़ी में चलते चलते ही नातिक को पीटा गया और महिम पहुंचते तक उसके अधमरे शरीर को खाड़ी में फेंक दिया गया। नातिक हिम्मत वाला था। वो जैसे तैसे रेंगते हुए रोड तक आया और मदद के लिए हाथ उठाए। जहां आजकल लोग इंसान को मरता हुआ देख अपना रास्ता बदल लेते हैं, वहीं उन दिनों मुंबई का दिल बड़ा हुआ करता था। कुछ अनजान लोगों ने नातिक को हॉस्पिटल पहुंचाया। नातिक ने लीखा और दाऊद को पूरी कहानी बताई, लेकिन 2 दिन बाद अपनी चोटों के बोझ तले उसके शरीर ने उसकी इच्छा शक्ति का साथ छोड़ दिया। ये पहली बार था कि दाऊद का कोई करीबी मारा गया था, और वो भी एक ऐसा इंसान जिसे वो अपना दोस्त मानता था। उसने शपथ ली कि अय्यूब लाला को नहीं छोड़ेगा। बहुत से लोग ये मानते हैं कि नातिक की मौत ने दाऊद के जीवन को बदल दिया। अब तक जो दाऊद सिर्फ पैसा कमाने और नाम बनाने में रुचि रखता था, नातिक की हत्या के बाद उसके सर पर बदले का जुनून सवार हो गया। बाशु पठान को हराए दाऊद को 1 साल हो चुका था। उसके डोंगरी से जाने के बाद ही पठानों और दाऊद गैंग में झगड़े शुरू हुए थे। खालिद पहलवान को अपने साथ लेकर दाऊद ने फिर एक दूर की चाल चली थी, जो इस साल काम आने वाली थी। खालिद को अय्यूब लाला से घिन आती थी। वो उसके हाथों बहुत बेइज्जत हो चुका था और अय्यूब का औरतों पर हिंसक होना भी उसे बिल्कुल नापसंद था। दाऊद ये सभी बातें जानता था। उसने खालिद को अय्यूब लाला को पकड़ने का काम सौंपा। कुछ महीने तक तो अय्यूब लाला और उसके साथी छुपे रहे। दाऊद भी उन पर घात लगाए सब्र करता रहा, पर आखिर एक गुंडा कब तक अपने आप को काबू में रख पाता। एक दिन खालिद को खबर मिली कि अय्यूब लाला शराब के एक अड्डे पर आया हुआ है। खालिद बिना किसी को बताए अकेला ही वहां पहुंच गया। अय्यूब ने जब खालिद को देखा तो उसे एक इंसान की जगह एक हैवान दिखाई दिया होगा। खालिद की आंखों में खून उतर आया था। उसकी नसें फड़फड़ा रही थीं और वो एक ही चीज करना चाहता था, अय्यूब का खून। खालिद ने अय्यूब का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटता हुआ सड़क पर ले आया। लात घूंसों और कोहनियों से अय्यूब को पीटते हुए वो सड़क पर चलता रहा। अय्यूब भी बड़ा पहलवान था, मगर आज खालिद के जुनून के आगे उसके बल का कोई जोर नहीं चल रहा था। खालिद ने एक रामपुरी चाकू निकालकर अय्यूब की एड़ियां काट दी। अब अय्यूब अपने हाथों के बल घिसटता हुआ आगे बढ़ रहा था। खालिद उसे इस हाल में भी मारता रहा। खून की लकीर पूरी सड़क पर बनी चली आती थी। फिर खालिद ने उसी रामपुरी से अय्यूब के दोनों हाथों की नसें भी काट दी। लोग खड़े तमाशा देखते रहे और एक पहलवान ने दूसरे को मार डाला। खालिद का पूरा जिस्म लाल हो चुका था। उसके हाथों और कपड़ों पर से अय्यूब का खून टपक रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। पूरी डोंगरी में सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही थी
दाऊद बहुत खुश था। उसे अब लोग अलग नजर से जो देख रहे थे, सबकी आंखों में एक डर था। दाऊद को यह एहसास बहुत पसंद आ रहा था। आप खुद ही सोचिए, एक 22 साल का लड़का जब इतनी दहशत करने वाला आदमी बन जाए तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। मुंबई की एक गली में खून की धार देखकर अब आने वाले कल की बस कल्पना ही की जा सकती थी। दाऊद ने खालिद को अपने हेडक्वार्टर मुसाफिर खाने में शिफ्ट कर दिया। अब कोई पठान पलटकर खालिद का बाल भी बांका नहीं कर सकता था। दाऊद भरी जवानी में ही एक खूंखार गैंगस्टर बन गया था। उसका वर्चस्व अब सिर्फ और ऊपर ही चढ़ सकता था। दोस्तों, ये जितनी दाऊद की कहानी है उतनी ही मुंबई की भी। 1980 में मुंबई पर राज करने वाले डॉन थे हाजी मस्तान, करीम लाला, पठान गैंग और दाऊद गैंग। हाजी मस्तान और करीम लाला में गहरी दोस्ती थी। वो एक दूसरे का काम करते हुए एक साथ मिल बांट कर खाते थे। मगर दाऊद और पठान गैंग में दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। अयूब लाला के मारे जाने के बाद से हर दूसरे महीने कोई न कोई किसी न किसी को मार रहा होता था। जब किसी पठान की मौत होती तो करीम लाला को झटका लगता, और जब दाऊद गैंग का कोई मारा जाता तो मुंबई पुलिस को। लीखा और दाऊद के हाथ मिलाने के बाद दाऊद पुलिस का चहेता बन चुका था। पुलिस को अगर कोई परेशानी थी तो वो पठान गैंग से थी, क्योंकि उनकी दहशत से पूरा मुंबई डरा रहता था। इस दुश्मनी के चलते हाजी मस्तान के धंधे पर भी बुरा असर पड़ रहा था। वो कभी भी चैन से नहीं बैठ पाता, क्योंकि कब उसका कोई काम इन कल के आए छोकरों की वजह से बिगड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता था। नई पीढ़ी को समझाने और साथ मिलाने के लिए मस्तान ने वही किया जो उसे अच्छे से आता था। उसने मालाबार हिल वाले अपने बंगले पर डोंगरी से दूर सभी गैंगस्टरों की एक मीटिंग बुलाई। वो दिन भी क्या दिन होगा, आप जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए। सफेद मार्बल के बड़े से बंगले में एक शीशे के बड़े से कमरे में मुंबई के सभी छोटे बड़े डॉन बैठे हैं। हाजी मस्तान अपनी ट्रेडमार्क सफेद शर्ट और पैंट पहने 555 ब्रांड की इंपोर्टेड सिगरेट पी रहा है। करीम लाला नीले पठानी सूट में चिलगोजे छिलकर खा रहा है। 6 फुट लंबे कद और 2 फुट चौड़े सीने वाले आलमगीर और अमीरजादा पठान गैंग के 2 युवा लीडर अपनी मसल्स दिखा रहे हैं। वो उन सब के सामने बैठे हैं 25-26 साल के मुंबई के 2 छोकरे, दाऊद और साबिर। उस कमरे में और भी डॉन थे, सिर्फ गवाहों के तौर पर। मगर आज की मीटिंग का मेन फोकस था पठान और दाऊद गैंग की सुलह करवाना। हाजी मस्तान ने बात शुरू की। उसने अपने मजहब की दुहाई दी और कहा कि एक ही कौम के होते हुए भी जब भाई भाई आपस में लड़ते हैं तो उसे कितना दुख होता है। करीम लाला ने भी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर ये मार काट बंद हो जाए तो सोचो कितना मुनाफा हो, पूरी कौम का कितना फायदा होगा। पठानों के तेवर हमेशा की तरह चढ़े हुए थे। उन्होंने दाऊद गैंग की बेईमानियां गिनाना शुरू की। बात इतनी बढ़ गई कि अमीरजादा ने दाऊद को उसी वक्त फैसला करने के लिए उकसाया और हाथों से लड़ने का चैलेंज दिया। साबिर तो गर्म खून था, उठ खड़ा हुआ, मगर दाऊद बिना शिकन बैठा रहा। उसने साबिर के हाथ पर अपने हाथ को रखा और साबिर भी भाई का इशारा समझकर बैठ गया। फिर धीरे से दाऊद खड़ा हुआ। उसने हाजी मस्तान के पास जाकर उसके हाथ से सिगरेट ली और दोनों पठानों की तरफ बढ़ा दी। सभी डॉन ये तमाशा देख रहे थे। दाऊद अमीरजादा के पास आकर खड़ा हुआ और उसकी आंखों में आंख डालते हुए सिगरेट को अपनी हथेली पर बुझा दिया। सब सन्नाटे में ये पूरा सीन देखते रहे। सबका ध्यान जब दाऊद ने अपनी तरफ खींच लिया तब उसने सफाई दी। उसने कहा कि वो अपने बड़ों की इज्जत करता है और मस्तान भाई के घर आकर वो कोई खून खराबा करने की बात सोच भी नहीं सकता। उसने समझ लिया था कि अगर आज सुलह नहीं हुई तो बहुत खून बहेगा और धंधे में भी काफी नुकसान हो जाएगा। उसको पठान गैंग से रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी कि वो सुलह करेंगे, पर सभी मुंबई के डॉन्स के सामने उसको पहली बार बैठने का और बात करने का जो मौका मिला था वो उसको यूं ही हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। दाऊद ने कुरान मंगवाया और उस पर हाथ रखकर कहा कि वो अब से किसी पठान को बेवजह नहीं मारेगा। साबिर, मस्तान और करीम लाला ने भी उठकर कुरान पर हाथ रखा। पठान भाइयों के सामने अब कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें भी कुरान पर हाथ रखकर कसम खानी पड़ी। पूरे कमरे का माहौल अचानक से हल्का हो गया। चाय और नाश्ता आया। सभी अपने अपने किस्से सुनाते हुए एक दूसरे से मेल मिलाप करने लगे। उस कमरे में कोई ऐसा नहीं था जो सिर्फ नेक काम करता हो, मगर वहां सबसे ज्यादा ईमान वाले लोग थे। मस्तान ने उस दिन देखा कि दाऊद सिर्फ एक जोशीला नौजवान नहीं है, बल्कि एक समझदार और दूर अंदेश आदमी भी है। उसकी इज्जत और रुतबा पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड की नजरों में पड़ गया।
दाऊद की समझदारी सिर्फ यही नहीं थी कि उसने उस दिन पठानों को बदतमीजी से जवाब नहीं दिया। दाऊद जानता था कि मस्तान को इस सुलह से कितना फायदा होगा। वो इंतजार कर रहा था उस मौके का जब मस्तान का झंडा झुकेगा और वो उस पर चढ़कर अपना झंडा लहराएगा। दुबई से मुंबई की फ्लाइट लैंड होती है। उसमें सफर करके आया एक आदमी अराइवल गेट से लगे हुए बाथरूम में घुसता है। अपना बैग रखकर वो मुंह हाथ धोता है, फिर रुमाल निकालकर अपना गीला मुंह और हाथ पोंछता है। वो अपना रुमाल बहुत ही ध्यान से तय कर रहा है और खुद को शीशे में देख रहा है। तभी वहां का जमादार कूड़े की हाथ गाड़ी लिए अंदर आता है। गाड़ी को लगेज के किनारे छोड़ वो अंदर घुसता है और उसी शीशे में देखता है। दोनों इंसानों की आंखें मिलती हैं और जमादार बिल्कुल हल्के से अपनी गर्दन हिलाता है। दुबई से आया हुआ आदमी रुमाल वापस जेब में रखता है, लगेज एरिया की तरफ जाता है और अपना बैग खोल उसमें से एक मिठाई का डब्बा निकालता है। अगर आप वहां खड़े ये पूरा किस्सा देख रहे हों तो आपको लग सकता है कि वो अपना बचा हुआ खाना जमादार को देने वाला है, मगर वो ऐसा नहीं करता। वो डिब्बे को कूड़े की गाड़ी में फेंक कर जल्दी से बाहर निकल जाता है। जमादार ये देखकर हैरान नहीं होता। वो बाथरूम में रखे कूड़ेदान को उठाकर अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। कूड़ेदान को गाड़ी में उलटकर वो अभी बाहर निकल जाता है। इस साधारण सी लेकिन अजीब सी कहानी से आखिर दाऊद का क्या वास्ता? बहुत बड़ा वास्ता है दोस्तों। ये कहानी फाउंडेशन है दाऊद के एक छोटे डोंगरी के डॉन से दुनिया का सबसे बड़ा स्मगलर बनने की। ये कहानी पहचान है दाऊद के शातिर दिमाग की। ये कहानी छाप है दाऊद के कभी न रुकने वाले पैसों की हविस की। जब पूरे देश विदेश के स्मगलर समुद्र और नाव से स्मगलिंग कर रहे थे, तब दाऊद पहला स्मगलर बना जिसने एरोप्लेन से स्मगलिंग करना शुरू की। हवाई यातायात बढ़ रहा था और आज की तरह तब उतनी सख्ती भी नहीं हुई थी। सब लोग सिर्फ कस्टम से डरते थे। अगर कस्टम की आंखों में धूल झोंक कर सामान ला सकें तो मानो कि नैया पार। दाऊद को यह आइडिया बैंकॉक से डोंगरी आए एक व्यापारी से आया था। वो व्यापारी साल में 2 बार बैंकॉक का चक्कर लगाता था। वहां से जाने कितने इंपोर्टेड कपड़े और जूते लाता था और डोंगरी में सड़क पर एक स्टॉल लगाकर बेचता था। कपड़ों में मुनाफा ना के बराबर होता है, इसलिए उसे स्मगलिंग का दर्जा नहीं दिया जाता, मगर थी तो वो भी स्मगलिंग ही। दाऊद ने अपने साथी पठान खालिद के साथ मिलकर ये कचरा पेटी प्लान तैयार किया। जब दुबई से आदमी सोने के बिस्किट से भरा मिठाई का डिब्बा कचरे में फेंक देता था तो जमादार उसे उठाकर एयरपोर्ट के बाहर ले आता था। फिर उस डिब्बे को दाऊद के आदमी उठा लेते थे और जमादार को भारी कमीशन मिलता था। सोने के बिस्किट के साथ साथ कैश और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी आने लगे। धंधा बढ़ने लगा और दाऊद ने लाखों में पैसे कमाना शुरू कर दिया। उसका गैंग अब सिर्फ एक गैंग नहीं रहा था, वो दाऊद और साबिर का सिंडिकेट बन चुका था। पहली बार दाऊद के लिए मुंबई छोटी पड़ने लगी थी। उसने गुजरात और दमन के पोर्ट पर भी अपनी धाक जमानी शुरू की। 1980 का दशक शुरू होते ही दाऊद की उड़ान और ऊंची होनी शुरू हो गई। वो हर साल दुबई के कई चक्कर लगाने लगा। जहां पहले डोंगरी के छोकरों के साथ उठना बैठना रहा था, वहां अब दुबई के शेखों के साथ उसकी फोटो खींचने लगे। दाऊद की दौलत बढ़ती चली गई। सुलह की मीटिंग के बाद से उसके सर पर मस्तान का हाथ था, तो पठान भी चुपचाप दाऊद को तरक्की करता देखते रहे। पुलिस में और सरकार में भी दाऊद की पकड़ मजबूत होती गई। 1980 में दाऊद पर पहली बार स्मगलिंग का केस दर्ज हुआ, जब एक टिप के चलते कस्टम्स को दुबई से आने वाली फ्लाइट में 25 लाख रुपए से भरे कई मिठाई के डिब्बे बरामद हुए। पर केस सिर्फ अदालत तक ही रहा, क्योंकि दाऊद ने गवाह भी खरीद लिए और कस्टम के अफसर भी। 1983 में जब केस खारिज हो गया तो दाऊद स्मगलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था। कचरा पेटी के बाद उसने गोडाउन लाइन भी शुरू कर दी थी, जिसमें यात्री अपने पिछवाड़े के अंदर छुपाकर सोने के बिस्किट स्मगल किया करते थे। मुसाफिर खाना अब एक किले के जैसा बन चुका था। उसके अंदर आने के लिए दाऊद गैंग के कई अफसरों से होकर गुजरना पड़ता था। वहां के लोग भी खुश थे, क्योंकि उनमें से भी बहुत से अब अमीर होते जा रहे थे। हर दूसरे घर में से एक ना एक मर्द ने दाऊद के लिए दुबई का सफर किया था। काम इतना आसान था और पैसा इतना बेशुमार कि ईमानदार से ईमानदार आदमी भी अपनी नीयत बदल लेता था। दाऊद की बढ़ती शोहरत से पठान गैंग सबसे ज्यादा जलता था। अमीरजादा, जो अब पठान गैंग का लीडर था, वो दाऊद और साबिर को जड़ से मिटा देना चाहता था। पर दाऊद गैंग अब इतना शक्तिशाली हो चला था कि ये काम अंजाम देना मुश्किल था। मुसाफिर खाना तो किसी गवर्नर के घर से भी ज्यादा सुरक्षित था।
दाऊद के साथ हर समय 4 या कई बार उससे भी ज्यादा आदमी बंदूकें लिया चला करते थे। साबिर भी ज्यादा दाऊद के साथ ही रहता था, पर कुदरत ने अमीरजादा को एक मौका दिया। अब इसे साबिर की गलती कहें या जीवन का नियम, जो ऊपर उठता है उसे नीचे गिरना ही पड़ता है। साबिर की शादी हुए 2 साल हो गए थे और इन 2 सालों में उसके 2 बच्चे भी हो गए थे। हालांकि साबिर अपनी बीवी से प्यार करता था और उसने लव मैरिज की थी, मगर जवानी के जोश के आगे सब दलीलें बेकार हो गईं। प्रेग्नेंट बीवी जब उसकी शारीरिक भूख ना मिटा सकी तो उसने कोठे का रुख किया। कमाठीपुरा मुंबई का रेड लाइट एरिया है, मगर वो नीचे तबके के लोगों के लिए माना जाता है। उन दिनों अगर आपको हाई फाई अंदाज में रंगरलियां मनानी होती तो या तो आप कमाठीपुरा से औरत घर लाते या आप कांग्रेस हाउस जाते। साबिर तो कहने को गृहस्थी वाला आदमी था, इसलिए घर लाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो वो कांग्रेस हाउस गया और वहां उसे मिली चित्रा। चित्रा बहुत सुंदर तो नहीं थी, मगर अमीरों के खेल जानती थी। उसकी अटखेलियां साबिर का दिल जीत गईं और लगभग हर दूसरी रात साबिर चित्रा के साथ ही बिताने लगा। जिस्म की भूख मिटाना तो एक बात थी, मगर साबिर तो चित्रा के प्यार में ही पड़ गया। साबिर के घर पर अक्सर इस बात को लेकर झगड़ा भी उठता, मगर साबिर आखिर था तो डॉन ही। जब दुनिया में किसी की नहीं सुनता तो बीवी की क्या सुन सकता। वो अपनी सफेद प्रीमियर पद्मिनी निकाल कर रात को चित्रा को लेकर कभी चौपाटी में आइसक्रीम खाने जाता, तो कभी नाइट शो देखने, तो कभी 5 स्टार होटल में खाना खाने। पैसों की कमी थी नहीं, इसलिए यह याशियां बढ़ती चली गईं। चित्रा तो बेचारी बचपन से ही जिस्म के धंधे में झोंक दी गई थी, तो उसे इस रईसी में खेलने में मजा आने लगा। कांग्रेस हाउस में चित्रा की एक दोस्त थी, नंदा। दोनों साथ ही में इस धंधे में आई थीं और उनकी दोस्ती काफी गहरी थी। चित्रा साबिर के साथ घूमकर वापस आती और नंदा को बैठाकर पूरा हाल सुनाती। नंदा चित्रा के लिए खुश थी, मगर खुद के लिए उसे बुरा भी लगता था। वो चाहती थी कि उसके पास भी कोई पैसे वाला आशिक हो जो उसके साथ घूमे, उसे आइसक्रीम खिलाने, समुंदर के किनारे ले जाए और मीठी मीठी बातें करे। अंडरवर्ल्ड में कुछ छुपता नहीं है। सभी जानते थे कि साबिर का चित्रा के साथ गहरा चक्कर चल रहा है। पठानों ने कई बार चित्रा को खरीदने की कोशिश भी की, मगर वो अब साबिर से सच्चा प्यार करने लगी थी और वैसे भी उसके पास अब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, तो वो भला क्यों उसको काटती। चित्रा बिकाऊ जरूर थी, मगर सिर्फ अपना शरीर बेचती थी, अपना जमीर नहीं। चित्रा ने साबिर को आगाह किया, मगर साबिर ने उसकी बातों का मजाक बनाते हुए बात टाल दी। ऐसा नहीं था कि साबिर बेवकूफ था और पठानों से चौकन्ना नहीं रहता था, मगर उसे चित्रा पर पूरा भरोसा था। बाजी तब पलटी जब नंदा अमीरजादा के हाथ लगी। अमीरजादा भी कांग्रेस हाउस के चक्कर काटा करता था। उसे प्यार में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे तो बस अपने जिस्म की हवस मिटानी होती थी। शायद अमीरजादा ने चित्रा को नंदा के साथ देखा होगा, तो या फिर किसी ने उसके कान भरे होंगे, पर जैसे भी हो अमीरजादा को भनक लग गई कि नंदा चित्रा के बहुत करीब है और उससे साबिर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। अमीरजादा ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा। उसने कुछ महीनों तक नंदा से प्यार का नाटक किया, वही सब किया जो साबिर चित्रा के साथ करता था। नंदा तो पहले से ही अपने जीवन में प्यार की कमी महसूस करती थी, सो वो भी अमीरजादा के झांसे में आ गई। उसके मन में जलन की भावना भी रही होगी। शायद इसीलिए नंदा ने अमीरजादा का जिक्र भी चित्रा से कभी नहीं किया। चित्रा अपने दिल का हाल नंदा को सुनाती रही और नंदा बिना सूझबूझ के उसकी सारी बातें अमीरजादा को बताती रही। एक रात चित्रा भागती हुई आई और नंदा से कहा कि वो साबिर के साथ लोनावाला जा रही है। साबिर का मूड बन गया था और वो चित्रा को आज रात ही गाड़ी में ले जाने वाला था। जब अमीरजादा ने नंदा को उस रात फोन किया तो नंदा ने ये बात उसे बता दी। अमीरजादा के तो तेवर ही बदल गए। प्यार भरी बातों की जगह उसने 2 मोटी गालियां दी और फोन काट दिया। वो जानता था कि इससे अच्छा मौका शायद उसे नहीं मिलेगा। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और प्लान बनाना शुरू किया। मान्या सर्वे नाम का एक नया लड़का भी पठानों के साथ शामिल हो गया था। सर्वे को जासूसी किताबें पढ़ने का शौक था। उसका सबसे पसंदीदा लेखक था जेम्स हेडली चेस। साबिर के खात्मे का प्लान सर्वे के दिमाग में जरूर बना, मगर उसका असली जन्म तो हेडली चेस की एक नॉवेल में हुआ था। साबिर ने चित्रा को पिक किया और रवाना हो गया। पहले वो हाजी अली की दरगाह के सामने गए और ऊपर वाले से प्रार्थना की। जब साबिर ने गाड़ी हाईवे की तरफ घुमाई तो उसे याद आया कि वो पेट्रोल भरवाना भूल गया है। तभी उसने शीशे के पीछे देखा और उसे एक फूलों से सजी हुई एम्बेसडर दिखाई दी। उसने चित्रा को भी वो गाड़ी दिखाई और दोनों हंसने लगे।
उन्हें लग रहा था कि अभी अभी कोई शादी करके लौट रहा है या शायद हनीमून मनाने लोनावाला ही जा रहा हो। चित्रा ने लपक कर साबिर को चलती गाड़ी में ही चूम लिया। साबिर ऐसी बातों का ही तो दीवाना था, और क्यों ना हो, आखिर वो भी तो मुंबई में फिल्में देखते हुए ही बड़ा हुआ था। साबिर बेखबर पेट्रोल पंप की तलाश में गाड़ी चलाता रहा और चित्रा से रोमांस लड़ाता रहा। जैसे ही उसे एक खुला पेट्रोल पंप दिखाई दिया, उसने गाड़ी अंदर घुमा ली। वो शादी की सजी हुई गाड़ी भी उसी पेट्रोल पंप में घुस आई। साबिर ने गाड़ी को देखा और फिर मुस्कुराया, पर उसके चेहरे का रंग उड़ गया जैसे ही उसने गाड़ी में से अमीरजादा, मान्या और 2 और पठानों को उतरते हुए देखा। सबके हाथों में बंदूकें थी। साबिर ने फौरन चित्रा को गाड़ी से निकालकर भागने को कहा। चित्रा घबरा गई और वहीं बैठी रही। साबिर ने चित्रा को दरवाजा खोलकर धक्का दिया, फिर उसने अपनी बंदूक निकालने के लिए ग्लव बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाया, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, दुश्मनों ने उसकी गाड़ी पर हमला बोल दिया। गोलियों की बरसात होने लगी। खून की धार साबिर के शरीर से बहने लगी। साबिर ने दम तोड़ दिया, मगर अमीरजादा की गोलियों की बौछार न रुकी। पुलिस ने पोस्टमार्टम में साबिर के शरीर में 9 गोलियां निकाली और उसकी गाड़ी से 19 गोलियां निकली। ये मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास की सबसे बड़ी मौत थी। आज तो दाऊद के आगे साबिर का नाम सब भूल चुके हैं, मगर उन दिनों वो बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। दाऊद का नाम बिना साबिर के लिया भी नहीं जाता था। दोनों भाइयों का खौफ पूरे मुंबई में फैला हुआ था। अब दाऊद साबिर सिंडिकेट में से साबिर निकाल दिया गया था। अब सिर्फ दाऊद रह गया था और उसके साथ रह गई थी उसकी डी कंपनी। दाऊद 2 दिनों तक अपने भाई की मौत पर रोता रहा। इब्राहिम कास्कर ने चुप्पी साध ली थी। अमीना बी और साबिर की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। साबिर के बच्चे अभी छोटे थे तो समझ नहीं पा रहे थे कि सब क्यों रो रहे हैं। साबिर की अंतिम यात्रा में पठानों को छोड़कर मुंबई के सभी डॉन आए। मुंबई पुलिस के भी कुछ बड़े अफसर वहां मौजूद थे। इस हादसे ने पूरी डोंगरी को हिलाकर रख दिया था। सबके मन में अब बस एक ही सवाल था, दाऊद अपने प्यारे भाई की मौत का बदला कब और कैसे लेगा। मानिया का दाऊद से कोई पंगा नहीं था। दाऊद भी इस बात को लेकर सोचता रहता था, मानिया ने आखिर साबिर को मारने की सुपारी क्यों ली। पर वजह चाहे जो भी हो, पठानों के साथ साथ मानिया को वे और दाऊद के कनेक्शन पर। मानिया को पुलिस से भी सख्त नफरत थी। वो जानता था कि पुलिस किसी की सगी नहीं होती और हवा का रुख जिधर का होता है उधर ही अपना काम निकालने के लिए बहने लगती है। उन दिनों मुंबई में दाऊद का राज था, तो मुंबई पुलिस भी दाऊद के इशारों पर ही चला करती थी। अमीरजादा ने सर्वे को साबिर की सुपारी इसलिए दी थी क्योंकि वो जानता था कि जब सर्वे काम करेगा तो मौत भयानक ही होगी। साबिर की हत्या के बाद न सिर्फ दाऊद बल्कि पुलिस भी मारने वालों को ढूंढ रही थी। दाऊद जानता था कि अगर पुलिस के हाथों ये लोग पकड़े गए तो मामला लंबा खींचेगा, इसलिए उसने अपने लड़के सर्वे और अमीरजादा के पीछे लगा दिए थे। एक दिन उनमें से एक लड़के ने एक टिप दी। सर्वे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वडालास के एक कॉलेज में जहां वो पढ़ती थी आने वाला था। महीनों बाद आज सर्वे अपने बिल में से निकलने वाला था। इससे अच्छा मौका फिर मिलना मुश्किल था। मगर दाऊद का दिमाग कितना तेज चलता है ये तो हम सुन ही चुके हैं। इस बार भी उसने दूर की सोची। खुद कुछ करने के बजाय उसने वही टिप पुलिस को दे दी, लेकिन एक शर्त पर। पुलिस भी सर्वे को पकड़ने के लिए उत्सुक थी, तो दाऊद की शर्त मान ली गई। पुलिस पर ऊपर से प्रेशर था कि हिंसा करने वालों को पकड़ा जाए और उनका उदाहरण बनाया जाए। पुलिस ने टिप मिलते ही फुर्ती दिखाई। दर्जन भर अफसरों की टुकड़ी लेकर मुंबई पुलिस वडाला के कॉलेज के बाहर तैनात हो गई और मान्या सर्वे का इंतजार करने लगी। जैसे ही सर्वे वहां आया, उन्होंने नाकाबंदी लगा दी। अब बस सर्वे का पहला वार करने की देर थी। जैसे ही सर्वे ने भांपा कि उसको एक बार फिर फांस लिया गया है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखा। वहां मौजूद कुछ चश्मदीद गवाहों का कहना है कि सर्वे की गर्लफ्रेंड उससे आंखें चुरा रही थी। क्या वो भी दाऊद के प्लानिंग का हिस्सा थी? ये तो अब सिर्फ ऊपर वाला या फिर खुद दाऊद ही जानता है। मगर 1983 के उस दिन पुलिस ने दिन दहाड़े सबके सामने एक डॉन को गोलियों से भून डाला। जब सर्वे की अधमरी लाश को जेजे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तब भी वो पुलिस वालों को गालियां दे रहा था। और क्यों ना देता? वो जानता था कि बिना दाऊद की मदद के पुलिस ये एनकाउंटर नहीं कर सकती थी। दाऊद की शर्त ही यही रही थी कि सर्वे को जिंदा पकड़ा ना जाए। सर्वे की मौत के बाद दाऊद के सामने बस अमीरजादा बचा था और वो मुस्टंडा पठान छुपने में माहिर था।
दोस्तों, अगर मैं कहूं कि अमीरजादा से बदला लेने में महान एक्टर दिलीप कुमार का भी हाथ था तो आप शायद मानेंगे नहीं, मगर बात सच है। मुझे तो आश्चर्य ये होता है कि आखिर अब तक किसी ने दाऊद की इस कहानी पर कोई सीरीज क्यों नहीं बनाई। इतनी फिल्मी कहानी, इतने दिलचस्प किरदार, मगर हम ये बात भूल जाते हैं कि दाऊद आज भी शक्तिमान है, और शायद पहले से भी ज्यादा। शायद आज भी दाऊद का डर फिल्म इंडस्ट्री वालों में बरकरार है। शक्ति फिल्म रिलीज हो चुकी थी और मेगा ब्लॉकबस्टर भी बन गई थी। जिस फिल्म में दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन साथ हों, वो फिल्म तो चलनी ही थी। फिल्म के प्रोड्यूसर मुशीर आलम का सितारा भी चमक उठा था। उन्हें अब पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो वो अपना सारा ध्यान अपनी अगली फिल्म पर लगा रहे थे और भी मेहनत करने में जुट गए थे। पर अंडरवर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री में एक बात कॉमन है, दोनों ही कामों में कमाया हुआ पैसा किसी से छुपता नहीं। मुशीर एक दिन दोपहर 4 बजे के आसपास वर्ली में अपने ऑफिस से गाड़ी में निकले। उनको खबर नहीं थी कि उनका पीछा किया जा रहा है। जैसे ही मुशीर की गाड़ी एनी बिसेंट रोड पर आई, एक एम्बेसडर ने आगे आकर उनका रास्ता रोका। मुशीर ने फौरन ब्रेक पर पांव दबाए और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कुछ पठान गाड़ी में से उतरे और मुशीर को घसीटते हुए अपनी गाड़ी में ले गए। फिर मुशीर की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और गाड़ी दौड़ा दी गई। मुशीर को थोड़ी देर में समझ में आया कि यह मामला पैसों का है। उन्हें पता था कि अब सब जानते हैं कि उनके पास बहुत माल है और इसकी वजह से कोई भी पठानों को कहकर उन्हें उठवा सकता है। पर वो भी फिल्में देखकर ही तो बड़े हुए थे। उन्होंने अपनी आंखों के ऊपर बंधी पट्टी में से झांकने की पूरी कोशिश की। रास्ते में उन्हें एक फिल्म का पोस्टर लगा दिखाई दिया। पूरा पोस्टर देखे बिना ही वो समझ गए कि ये शोले फिल्म का पोस्टर लगा है। उसके करीब 10 मिनट बाद गाड़ी रुकी और मुशीर को फिर धकेलते हुए पठान किसी बिल्डिंग के अंदर ले गए। बिल्डिंग में अंदर चलते हुए मुशीर को कुरान पढ़ते कुछ बच्चों की आवाजें सुनाई दी। जब वो एक कमरे में लाकर बैठाए गए और उनकी आंखों से पट्टी हटाई गई तो उन्होंने अपने आप को एक हरे रंग के कमरे में पाया। बात साफ थी, शक्ति के हिट होने के बाद अंडरवर्ल्ड को भी उसमें अपना हिस्सा चाहिए था। पुलिस को मुशीर की अगवा होने की खबर देने खुद दिलीप कुमार पुलिस स्टेशन आए। इस बड़ी हस्ती के इन्वॉल्व होने के बाद ही पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया, मगर इससे पहले कि पुलिस कुछ पता करती, मुशीर खुद वापस घर आ गए। पठानों की पैसे की मांग उन्होंने मान ली थी और फटाफट पैसों का इंतजाम भी करवा दिया था। पूरा बॉलीवुड इस बात को सुनकर सहम गया था। आज मुशीर आलम पर हमला हुआ था तो कल किसी और पर भी हो सकता था। पुलिस के ऊपर दबाव बनाया गया कि वो मुजरिमों को जल्द से जल्द पकड़े। मुशीर से बातचीत करने पर पुलिस को पता चला कि किडनैपिंग के पीछे अमीरजादा का हाथ है। अब बस ये पता लगाना था कि उन पठानों का ठिकाना कहाँ था और एक तीर से 2 शिकार हो जाते। इस इन्वेस्टिगेशन में वो आधी खुली आंखों से देखा हुआ शोले का पोस्टर और कुरान पढ़ते बच्चों की आवाजें काम आई। पुलिस ने मुशीर से ये इंफॉर्मेशन लेकर अपने नेटवर्क में फैला दी। सभी कांस्टेबल, इन्फॉर्मर और यहाँ तक कि शहर के छोटे चोरों को इस काम पर लगा दिया गया। कुछ ही दिनों के बाद पता चला कि ऐसी एक ही बिल्डिंग है जिसके 10 मिनट दूर पर अब भी शोले का पोस्टर लगा है और जहां बच्चों का एक मदरसा भी चलता है। पुलिस ने फौरन वहां धावा बोला और बिल्डिंग के अंदर छुपे सभी पठानों को गिरफ्तार कर लिया। अमीरजादा भी उनमें से एक था। एक तीर से 2 निशाने लग गए। बॉलीवुड को तसल्ली भी हो गई और साबिर के मर्डर का मेन प्लानर भी हाथ लग गया। मगर दाऊद के नजरिए से देखें तो उसके हाथ से अमीरजादा निकल गया था। सर्वे की तरह इस बार वो पुलिस एनकाउंटर नहीं करवा सकता था और न अब अमीरजादा को अदालत में मुकदमा लड़ने से रोक सकता था। दाऊद को जब ये खबर मिली कि अमीरजादा पुलिस की हिरासत में है तो उसे बहुत अफसोस हुआ। वो चाहता था कि वो खुद अपने हाथों से अमीरजादा का खून करे। उसे पता था कि मान्या सर्वे तो बस एक प्यादा था, असली बिसात तो अमीरजादा ने ही बिछाई थी। उस समय तक दाऊद गैंग में बहुत से हिंदू भी शामिल कर लिए गए थे। उनमें से ही एक नया गैंग मेंबर दाऊद की मदद करने आगे आया। उसका नाम था बड़ा राजन। उसने दाऊद को भरोसा दिलाया कि अमीरजादा को खत्म करने का प्लान वो बनाएगा और ऐसा बनाएगा कि दाऊद तक बात भी नहीं पहुंचेगी। दाऊद ने बहुत सोच समझ के बाद बड़े राजन के प्लान को हरी झंडी दिखाई। प्लान सीना जोरी का था। जब अमीरजादा कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसको वहीं गोली मार दी जाएगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि भारत के एक कोर्ट की सुनवाई के दौरान गोली चली हो। न जाने क्यों दाऊद ने ऐसा करना ठीक समझा। शायद भाई की मौत के बदले की आग ने उसकी सोच पर कुछ समय के लिए पर्दा डाल दिया था और इसकी आगे चलकर उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी।
इस काम के लिए राजन ने एक बिना परिवार वाले छोटे गुंडे परदेसी को चुना। दाऊद को यह बात बिल्कुल नहीं जमी कि एक लौंडा जिसने आज तक बंदूक नहीं उठाई वो अमीरजादा को मारे, मगर दाऊद जानता था कि यही इकलौता रास्ता था जिससे वो अपना बदला वक्त रहते पूरा कर सकता था। कोर्ट की सुनवाई के दिन राजन ने परदेसी को अंदर तक छोड़ा। भीड़ में कोई परदेसी पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। जैसे ही कटघरे में अमीरजादा पेश हुआ, परदेसी ने रिवॉल्वर निकाली। उसको आदेश दिया गया था कि गोली सिर्फ जान से मारने के लिए ही चलाए, और गोली मारते ही कमरे की खिड़की से कूदकर राजन की इंतजार कर रही गाड़ी में फरार हो जाए। बड़ा राजन जानता था कि कोर्ट में गोली चलाकर फरार होना नामुमकिन है, बल्कि वो तो यही उम्मीद कर रहा था कि पुलिस फौरन ही परदेसी पर गोलियां बरसा देगी और वो वहीं खत्म हो जाएगा। बिना परिवार का यह आदमी किसी काम तो आएगा। मगर जैसे ही परदेसी ने गोली चलाई, कुछ पुलिस वाले उस पर लपके और उसे पकड़ लिया। परदेसी ने भागने की कोशिश की तो उसके पांव पर गोली मारी। अमीरजादा वहीं मारा गया। नौसिखिए परदेसी की गोली उसके सर के बीचों बीच लगी थी, मगर पुलिस ने परदेसी की जान बचाकर उसकी मौत को दावत दे दी थी। पुलिस ने जैसे ही परदेसी से पूछताछ शुरू की, उसने दाऊद और राजन के नाम उगल दिए। अब पुलिस के पास दाऊद के खिलाफ मर्डर का चार्ज था। दाऊद अब जेल नहीं जा सकता था। उसकी जिंदगी में अय्याशियां आ गई थीं और वो अब डोंगरी का वो छोकरा नहीं रहा था जो कुछ महीने जेल में बिताकर सीना चौड़ा करके जी सके। दाऊद ने दुबई का टिकट कटाया। पुलिस ने परदेसी को प्रोटेक्शन दिया। परदेसी ने शादी कर ली। उसकी नई पहचान बनवा कर उसे दुबई शिफ्ट कर दिया गया। मगर दाऊद ने परदेसी का पीछा नहीं छोड़ा। कुछ सालों के बाद मुंबई के होटल के एक कमरे में परदेसी की लाश बरामद हुई। दाऊद का खूंखार रूप और प्रचंड हो गया। लोगों को अब यह भी पता था कि अगर आप दाऊद का काम भी कर दें तो भी उसके बारे में चुगली करना अपनी मौत को बुलाना है। पुलिस अब दाऊद से अपने हाथ साफ करना चाहती थी। जब तक दाऊद एक छोटा गैंगस्टर था, तब तक पुलिस को उसके साथ मिलकर काम करने में कोई परेशानी नहीं थी। मगर अब दाऊद दुनिया में एक बड़ा गैंगस्टर और स्मगलर माना जाता था। पुलिस का नाम उसके साथ लिया जाना अब सरकारों के लिए ठीक नहीं रहा था। अमीरजादा के मर्डर के बाद दाऊद ने कई और मर्डर अंजाम दिए। उसकी पठानों के साथ दुश्मनी जारी थी और बदले का चक्का घूमे जा रहा था। जब भी पुलिस दाऊद की गिरफ्तारी का सोचती, दाऊद कुछ टाइम के लिए दुबई रवाना हो जाता और बेल की अर्जी पहले से ही डाल देता। 1986 में जब मुंबई में नया पुलिस कमिश्नर आया तो दाऊद का वहां रहना और भी मुश्किल हो गया। पुलिस ने एक डॉन के सामने दूसरा खड़ा किया ताकि उनका काम आसान हो जाए, मगर अब वो डॉन एक पूरी गैर कानूनी बिजनेस एम्पायर चला रहा था। उसकी पहुंच मुंबई से बाहर पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर दुबई, शारजा, पाकिस्तान, सऊदी और थाईलैंड तक में थी। दाऊद शायद उस समय से ही दुनिया का सबसे बड़ा स्मगलर था। नए कमिश्नर के अंडर एक स्पेशल टीम तैयार हुई जिसमें दाऊद के पुराने साथी पुलिस वाले नहीं थे। उस स्पेशल टीम ने मुसाफिर खाने पर हमला बोल दिया। जो किला पूरी तरीके से सुरक्षित समझा जाता था, अब पुलिस की गोलियों का निशाना बना। रात के वक्त हुई रेड में पुलिस एक एक घर को छानती हुई आगे बढ़ी। एक एक कमरे को छान डाला। पूरा मोहल्ला सोते से उठ गया। सब दाऊद को बचाने के लिए पुलिस को रोकते रहे, पर पुलिस आगे बढ़ती रही। दाऊद के पर्सनल कमरे में जैसे ही पुलिस की एक टीम ने एंट्री ली, मानो पूरे मुंबई में सन्नाटा छा गया। कमरे में सिगरेट का धुआं अब भी लहरा रहा था। एस्ट्रे में गरम सिगरेट आधी जलती हुई झूल रही थी और एक खास परफ्यूम की महक कमरे में धुएं के साथ घुल रही थी। ऑफिस इंचार्ज ने फौरन कमिश्नर को इत्तला दी, सर, लगता है वो अभी भी यहां से निकला है। ये आज तक कोई नहीं जान पाया कि दाऊद को इतनी खुफिया पुलिस रेड की खबर कैसे मिली, पर उस रात के बाद से आज के दिन तक दाऊद ने हिंदुस्तान में कदम नहीं रखा। उसका प्यारा मुंबई उससे हमेशा के लिए बिछड़ गया। लेकिन डोंगरी का दाऊद गुनाह के दलदल में और धंसता चला गया। कुछ सालों तक तो उसकी खबर अखबारों से मिला करती थी, मगर 1993 के मुंबई ब्लास्ट में उसका नाम आने के बाद तो वो बिल्कुल ही अंडरग्राउंड हो गया। कहते हैं कि वो आज भी पाकिस्तान के एक कोने में एक महल के अंदर से अपने गोरख धंधे आराम से चलाता है। उसके हाथ अब न सिर्फ स्मगलिंग बल्कि ड्रग्स और टेररिज्म में भी रंगे हुए हैं। अमेरिका की FBI, ब्रिटेन की इंटरपोल और भारत की रॉ सभी खुफिया एजेंसीज आज तक उसकी तलाश में लगी हैं, पर दाऊद आज भी खुला घूमता है। उसके नाम से आज भी उसके दुश्मन कांपते हैं और उसकी बात आज भी सरकारें
गिरा देने की हिम्मत रखती है।